तो आज एक और नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। मेरे वीडियो जो है हर संडे को आ रहे हैं कंटिन्यू, और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कंप्लीट इकोनॉमिक्स। ज़रा ध्यान से सुनिए, कंप्लीट इकोनॉमिक्स। जी हाँ, क्यों मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स लेकर आया? क्योंकि मैं जो हूँ, अगर आपने मेरा देखा हो पिछला करियर, तो मेरा जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा रहा है कि मैंने जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स को मैंने जब आपका सिलेबस देखा तो मैंने ये सोचा कि आपका सिलेबस में कुछ तो है ही नहीं। हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ हो, कि आपका लगता हो कि बहुत कठिन है, एकदम टफ है, बट मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस में कुछ है। तो इसलिए मैंने जो है ठाना कि क्यों ना मैं बिना बकवास किए 50 वीडियो लाऊं। इससे अच्छा एक ही वीडियो में 1 शॉट में बिना बकवास के वीडियो को समाप्त कर देता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स को। सारे चैप्टर डिटेल में कवर होंगे, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है समझाना। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, और आपकी किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि और एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको मिलेगा, और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हूँ आपके सामने जो हूँ कई सारी स्लाइड्स लेकर आया हूँ। जैसे स्लाइड्स की बात की जाए, सबसे पहले देखिए मैंने ये देखा है बच्चों में कि उन्हें जो है इकोनॉमिक्स तो वो बहुत सालों से पढ़ते हैं, बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट उन्हें इकोनॉमिक्स ही नहीं पता। तो ये थोड़ा सा मैं समय आपका लूँगा कि सबसे पहले जो है मैं आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तत्पश्चात हम अपने जो चैप्टर्स हैं उन पे मूव करेंगे। स्लाइड्स आपके लिए बना के लाया हूँ, ये स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके मिल जाएंगे, इसलिए लिखने की कोई टेंशन नहीं है, बस सुनते रहिए, समझते रहिए, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी वीडियो में आगे मैं आपको बता दूंगा। तो जो इकोनॉमी है इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में फ़र्क है। जैसे जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है, मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो है पूरी दुनिया में लगते हैं, बट इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं वो पूरी दुनिया में लगते भी नहीं हैं। ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ लग नहीं सकता है। जैसे आप कहिए कि डिमांड एंड सप्लाई से जो है पैसे की चीज़ जो है बढ़ती है, और सप्लाई डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई, मतलब डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है, ये लॉ भी कभी फेल कर जाता है। जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, ये आपने पढ़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही इकोनॉमिक्स चलती है। जबकि इकोनॉमिक्स को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ एक परिवेश में ही लगते हैं, एक एनवायरनमेंट में ही लगते हैं। यानी कि क्योंकि मानव जो है ना वो बहुत रैशनल व्यक्ति है, सोचता है, कई चीज़ वो लेने से पहले उसको सोचता है कि ऐसा होगा व नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को सोचता है। इसलिए इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ असल ज़िंदगी में लगे ही नहीं पाते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स के यदि आपको साइंस को अगर कहीं पे लगाना है तो उसको एक सरकमफेरेंस में ही लगाना पड़ेगा। यदि आप दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाओगे तो इकोनॉमिक्स के लॉ फेल कर जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, उसमें कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं, जिसको जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो फिर इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एक स्टिल फ्रेम पिक्चर है किसी कंट्री की। जैसे ऑल द एक्टिविटीज, यदि यानी कि जैसे इंडिया है, इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो सारी कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जब एक देश में होती हैं तो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, ऐसे कहते हैं इकोनॉमी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, और जिसके प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं? इकोनॉमी में किए जाते हैं। इकोनॉमी कहाँ होती है? इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे जो है इकोनॉमी यानी कि पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इकोनॉमी जो है एक स्टिल फ्रेम पिक्चर है किसी कंट्री की जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, जबकि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहाँ पे कुछ लॉ है, कुछ रूल हैं, जो एक निश्चित एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग यानी कि परिवेश में जो है वो लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको दोनों चीज़ों के बीच में हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपको बताया नहीं जाता। दरअसल आपकी गलती है कि आपको बेसिक पता ही नहीं होती है, और आप बस ऐसे मतलब जो है रट्टा मारते हुए चले जाते हो। मेरा ये काम नहीं है, मैं रट्टा आपको नहीं मरवाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, फंडे चमका दूंगा कॉन्सेप्ट को। तो जो इकोनॉमी होती है उसके देखने के दो व्यू होते हैं। आप कहोगे इंडियन इकोनॉमी को देखने के दो व्यू, मतलब जी हाँ, दो व्यू होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो? देखिए है बहुत बेसिक चीज़। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो, अगर आपको यही नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है।
एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। ये क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी को देखने के दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है आपके घर के आसपास जो है किसी व्यक्ति ने अपनी जो चीज़ें बेच रहा था उसका प्राइस बढ़ा दिया, तो आप कहोगे महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आपने क्या देखा? आपने सिर्फ माइक्रो लेवल पे देखा कि आपने गली मोहल्ले के किसी व्यक्ति के आरोप लगा दिया कि इसने चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। लेकिन जब आपने मैक्रो लेवल पे देखा, यानी कि इंडिया के लेवल पे देखा, तो आपने पाया कि डीजल या पेट्रोल की कीमत जो है रसिया से यहाँ पे, यानी कि रसिया या फिर जो अदर कंट्री हैं वो हमें इंपोर्ट दे नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे प्रभाव पड़ा है। तो समझे, इकोनॉमी देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पे, एक होता है मैक्रो यानी कि बृहत लेवल पे, बड़े लेवल पे, जहाँ पे जो है तो सबसे पहले जो है हम मैक्रो इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, तत्पश्चात हम माइक्रो का भी अध्ययन करते हैं। यदि आपको मैक्रो लेवल पे चीज़ें पता हैं, ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि नीचे भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? मैक्रो पे। उसके बाद इफेक्ट कहाँ पड़ता है? माइक्रो लेवल पे। समझ गए? तो इकोनॉमी को अगर आपको समझना है तो मैक्रो और माइक्रो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। लेकिन फिर मैं आपसे कह दूं कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो एक निश्चित एनवायरनमेंट में ही उसके लॉ वैलिड रहते हैं। जरूरी नहीं कि मैक्रो पे ही पहले आफत आए तब माइक्रो पे लेवल आए आफत आए। ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रो पे लेवल आफत आए और मैक्रो पे नहीं, पहले माइक्रो पे इफेक्ट पड़े फिर मैक्रो पे पड़े। यानी कि पहले छोटे लेवल पे हो सकता कुछ हो, फिर बड़े लेवल पे हो जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के लॉ जो होते हैं वो जरूरी यूनिवर्सल नहीं है। आप उन्हें यूनिवर्सल नहीं कह सकते हो, वो किसी एनवायरनमेंट में ही लगते हैं, किसी सराउंडिंग में ही लगते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आपका चैप्टर आ गया है फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। क्या होता है ये डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट को जो आपकी एनसीईआरटी में पढ़ा के रखा है वो तो मैं कवर ही करूँगा, बट मैं ये तरीके से आपका कवर करूँगा कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो आपकी कॉपी देख करके व्यक्ति बहुत चक्का रह जाएगा। तो देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने सामने स्लाइड भी दे सकते हो। स्लाइड में जो है 3 टर्म को मैंने डिफाइन किया है, एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट और एक है ग्रोथ। क्या होते हैं ये तीनों टर्म्स? दरअसल अगर शुरुआती दुनिया की अगर हम बात करें तो शुरुआती दुनिया में आप पाओगे कि ये सारे जो टर्म्स थे वो इंटरचेंजेबली यूज किए जाते थे। जैसे किसी ने कह दिया प्रोग्रेस यार ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। लेकिन आने वाले समय में जो वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्री हैं उन्होंने सोचा क्यों ना इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए। अलग अलग इनका मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही, ग्रोथ ज़्यादा हो रही, सब एक ही शब्द नहीं है। डेवलपमेंट भी एक शब्द नहीं है। ये सारे शब्द अलग अलग मीनिंग का शामिल करते हैं अपने आप में। जैसे सबसे पहले बात करूँ प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस एक ऐसा शब्द है जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरक्की को शामिल करता है। मतलब आपने अपने प्रोडक्शन में क्वालिटी भी बढ़ाई है और क्वांटिटी भी बढ़ाई है, इसका मतलब है आपने प्रोग्रेस किया है। जी हाँ, ये होता है प्रोग्रेस का मतलब। अच्छा, फिर ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का संबंध क्वालिटी से नहीं है, ग्रोथ का संबंध है क्वांटिटी से। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने 100 लीटर दूध का उत्पादन किया, 100 लीटर। अगले साल जो है, अगले महीने आपने जो है 107 लीटर दूध का उत्पादन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 7% की ग्रोथ दर्ज की, ये हुआ इसका मतलब। आगे यदि बात करें डेवलपमेंट की, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस का मतलब होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखा जाता है प्रोग्रेस को, बट ग्रोथ का मतलब क्वांटिटेटिव होता है सिर्फ। वहीं पे अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट जो है वो भी दोनों शब्दों को शामिल करती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आप कहोगे कि फिर प्रोग्रेस तो शब्द था, इसको डेवलपमेंट को लेकर क्यों आए हैं? और ये आपका जो चैप्टर है ये भी डेवलपमेंट पे था। आखिर क्या है ये डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। जी हाँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको बहुत आसान से हो जाएगा। देखिए, पहले जो ये हुआ क्या था कि एक बार गल्फ क्राइसिस आया। जो अपनी गल्फ की कंट्री हैं उसमें एक क्राइसिस ये देखने को मिला
कि गल्फ कंट्री के पास पैसा तो बहुत था यानी कि उनके पास ग्रोथ तो थी, पैसा तो था, बट उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। आपका अगर डेवलपमेंट होता गया है फिर, जैसे कभी कभी आपने गांव मोहल्ले में लोगों को कहा होगा, सुना होगा कि पैसा जो है सुख नहीं दे सकता, ऐसे ही कुछ है डेवलपमेंट भी। आपके पास पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अगर ग्रोथ कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट भी हो, नहीं हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत सारा हो बट आप डेवलपमेंट नहीं हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो कहते हो पैसा से सब हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, समझिए बात को। तो गल्फ कंट्री में ये देखा गया कि वहाँ पे ग्रोथ तो थी बट वहाँ पे जो है पैसा, जो ग्रोथ होने के बावजूद भी वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को हमें नहीं मिल रहा था। हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक। इन्होंने जो है 1970 में डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक। ये इन्होंने जो है डेवलपमेंट को डिफाइन किया। डेवलपमेंट को मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे पैसा जो है आपको हर चीज़ नहीं दे सकता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके बच्चे जो हैं उनको कितना न्यूट्रिशन मिल पा रहा है यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है सभी बच्चों को यदि खाना प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहा है तो आपका कंट्री डेवलपमेंट नहीं है। यानी कि आपके बच्चों को न्यूट्रिशन टाइम से मिलना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो जो है आपका देश डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब एक ये भी होता है कि आपके देश में जो रीच ऑफ हॉस्पिटल है, यानी कि हर व्यक्ति हॉस्पिटल मुहैया यदि करवा पा रहा, हर व्यक्ति हॉस्पिटल की सुविधा को एंजॉय कर पा रहा है तो आप डेवलपमेंट माने जाते हो कि आपके यहाँ पे हॉस्पिटल सभी को एक्सेस होता है। फिर आगे यदि बात की जाए तो हमारे देश में जो शिक्षा स्तर है, यानी कि हमारे देश में जो पर व्यक्ति है, पर पर्सन है, कितना पढ़ा लिखा है, ये भी बताता है कि आपके यहाँ पे डेवलपमेंट कितना है। तो ये 3 जो मेजर इंडिकेटर हैं मैंने आपको बता दिया, शिक्षा, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हॉस्पिटल। ये तो हो गए कुछ इंडिकेटर। और भी कुछ इंडिकेटर होते हैं जो एक डेवलपमेंट को शामिल करते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर जो है और जो चीज़ें डेवलपमेंट में शामिल होती हैं उनमें आता है आपका पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि जो प्रति व्यक्ति हमारे देश में कमा रहा है वो इतना तो कमाई ले कि उसके जो रिक्वायरमेंट हैं वो हर महीने के जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट एक फैमिली की होती हैं वो मीट कर जाएं। इतना तो हर पैसा व्यक्ति कमाए ही ले उस देश में, वरना आप डेवलपमेंट नहीं माने जाओगे। 4 इंडिकेटर मैं आपको बता चुका हूँ तो जब महबूब उल हक अपने एक आइडिया के साथ, इन्हीं सारे आइडिया के साथ आए तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक यानी कि WB, इन सभी ने मिलके इसको सपोर्ट किया। और आपको पता हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक में ये फ़र्क होता है। IMF हमें कर्जा तब देता है जब हम जो है मुसीबत में फंस जाते हैं, बिल्कुल डूबने के कगार पे होते हैं। वर्ल्ड बैंक हमें किसी कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा देता है। ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है अंग है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने जो है एक एजेंडा लिया कि आज से हम जो है वर्ल्ड वाइड हम जारी करेंगे एक HDR। क्या मतलब? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या होती है? इसी को कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हर साल जारी की जाती है जिसका उद्देश्य ये होता है कि तरह तरह के जो कंट्री हैं वर्ल्ड वाइड उनको एक रैंक दी जाए कि आप डेवलपमेंट की इंडेक्स में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ताकि हर कंट्री को अपने डेवलपमेंट का आंकड़ा पता रहे। तो इसके लिए जो है जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि जो UNDP है वो कौन सा स्टेप लेती है? UNDP जो है वो HDR जारी करती है, यानी कि HDI जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब ये जारी की गई तो हमारी भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ख़राब रही है।
अगर आपको पता हो, भारत की जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो बहुत ही ख़राब रही है। आप कहोगे सर कितनी रही है, तो वो जो है आपका होमवर्क है, आप गूगल पे कीजिए जा करके, वो चेंज होते रहते हैं। और लास्ट रिपोर्ट जो है 2021-22 में पब्लिश की गई थी, क्योंकि कोरोना लग गया था तो अभी पब्लिश नहीं हो पाई। लास्ट रिपोर्ट 2021-22 की ही है, तो इसे जो है आप गूगल पे देखिए जा करके इंडिया की डेवलपमेंट क्या हुआ। और आज जो है 1970 के दशक में इंडिकेटर ये थे, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और जो है हॉस्पिटल्स, ये सारे इंडिकेटर हुआ करते थे 1970 के दशक में। लेकिन समय आगे बढ़ा तो दुनिया की कई कंट्री जो डेवलपमेंट में काफ़ी पिछड़ चुकी थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, ऐसे तो हम जो है कभी डेवलपमेंट के इंडेक्स में आएंगे ही नहीं। तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये डिमांड की कि डेवलपमेंट सिर्फ जो है मटेरियल थिंग से नहीं आता है। मटेरियल थिंग मतलब कि पैसा, इस आपने इंडिकेटर वो सब बनाए हैं जो पैसे वाले हैं, मतलब वो सारे इंडिकेटर आपने बनाए हैं, इनमें नॉन मटेरियल थिंग को आपने शामिल नहीं किया है। ये डिमांड आई नॉन डेवलपमेंट कंट्री की ओर से। आपको पता हो तो भारत जो है विकासशील देश है, यानी कि हम डेवलपमेंट अगले फेज में बन जाएंगे, अभी हम पीछे हैं। और जो कंट्री थी उन्होंने डिमांड ये की कि कुछ नॉन मटेरियल थिंग भी होती हैं जो डेवलपमेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं। आपने तो वही इंडिकेटर सारे उठा लिए कि पर कैपिटा इनकम हो, ये तो सब अमीरों के पास होता है। तो जो, और जैसे एक देश था भूटान, भूटान के पास पैसा तो नहीं था। इसका एग्जाम्पल भूटान में बहुत अच्छा देखने को मिला। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डेवलपमेंट के जो आपने 4 इंडिकेटर बनाए हैं वो हमें भा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे लोग बहुत खुशी रहते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भूटान ही एक ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी की थी, यानी किस देश में लोग कितना सुखी रहते हैं और किस देश में कितना लोग सुखी रहते हैं, ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है डेवलपमेंट का। क्यों नहीं हो सकता? यदि लोग ही सुखी नहीं हैं तो डेवलपमेंट का फिर मतलब क्या हुआ? तो भूटान ने कहा कि सिर्फ ये जो चीज़ें आपने 4 इंडिकेटर दिए हैं ये पर्याप्त नहीं है, कुछ नॉन मटेरियल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे पीसफुल कम्युनिटी लाइफ, यानी कि एक देश में कितने लोग बहुत सुख शांति से रह पा रहे हैं, ये जो है भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आपके देश में डेली दंगा हो तो ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर है? नहीं, इंडिकेटर है। यानी कि कितना लोग जो है आपके कंट्री में सुखी रह पा रहे हैं, पीसफुली रह पा रहे हैं, ये भी एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर होना चाहिए। किसने बताया? भूटान ने। लोगों के बीच सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि लोगों को सुरक्षा हो कि हमारे यहाँ पे कोई भी जो है चोरी डकैती लूटपाट वगैरह हमारी रोडों पे नहीं होगा। ये भी एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, नॉन मटेरियल थिंग है, कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है। तो एक व्यक्ति का आत्मसम्मान भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि किसी की भी बेइज्जती डेली हो रही हो, ये भी डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होता है। ये सारी नॉन मटेरियल थिंग है, समझे, जो भूटान दे रहा है। और कह रहा है कि एक गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए। गुड एनवायरनमेंट का मतलब है कि हर व्यक्ति खुली हवा में सांस ले सके, अच्छी हवा ले सके। गुड एनवायरनमेंट ही अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो बेकार है फिर आपका डेवलपमेंट होना। जैसे यूएसए के जैसी कंपनी, यूएसए जो है बहुत डेवलपमेंट में आता है, लेकिन वहाँ पे आप पॉल्यूशन तो फैलाए हुए रखे हो, चाइना पॉल्यूशन फैलाए हुए रखे हो, तो फिर ये काहे का डेवलपमेंट हुआ? दूसरा, और जो एक और डेवलपमेंट का इंडिकेटर दिया गया वो था गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस कि आपके यहाँ पे सरकार कितनी अच्छी है, कहीं वो तानाशाही तो नहीं चला रही है, या कितने अच्छे से जनता उसको एंजॉय कर पा रही है वहाँ की सरकार को। तो ये सारे मैंने आपको अभी तक इंडिकेटर बता दिए, ये सारे डेवलपमेंट को शामिल करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट कितना बड़ा शब्द है जो इन सारी चीज़ों को शामिल करता है। आप कहोगे आपने सारी चीज़ें बता दी, आप कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए कि भारत सरकार ने अपनी डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर ली जाए न्यूट्रिशन की। ये न्यूट्रिशन कहाँ से? न्यूट्रिशन के लिए भारत सरकार ने क्या किया? तो आपको पता हो कि मनमोहन सरकार जो है 2014 में जो चली गई है, उसमें एक पीडीएस सिस्टम आया था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया गया था। वो इसी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए था ताकि गांव हमारे देश के हर व्यक्ति को सस्ते दामों में गेहूं, चावल ये सब प्रोवाइड हो पाए, ताकि हमारी डेवलपमेंट में इंडेक्स में रैंकिंग सुधर पाए।
इसके लिए जो है भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशनिंग प्रणाली के जरिए हमारे देश में जो अनाज है वो गरीबों को बांटा जाता है, जिससे हमारी न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं इंडिकेटर हमारा बढ़ेगा। तो ये भारत सरकार ने एक पहला कदम लिया। वहीं पे बात की जाए हॉस्पिटल के लिए भारत सरकार ने क्या किया, तो आपको पता हो कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने हमारे देश में हॉस्पिटल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हर व्यक्ति का इलाज हो सके और उसमें भारत की रैंकिंग बढ़ सके, क्योंकि जब हमारा देश में हॉस्पिटल में रीच बढ़ेगी तो हमारी सीधी सी बात है डेवलपमेंट में बढ़ेगी। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें 5 लाख तक का जो बीमा है आपको हेल्थ के नाम पे दिया जाता है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली 5 लाख तक का प्रति वर्ष खर्च कर सकती है और अपनी हेल्थ समस्याओं को सुधार सकती है। तो इससे हर व्यक्ति की हॉस्पिटल पे रीच बढ़ेगी। तो आप कहोगे सर और एग्जाम्पल दीजिए, और मैं दे देता हूँ। जैसे अगर आपको पता हो एजुकेशन के नाम पे भारत सरकार ने क्या किया है, तो एजुकेशन के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत हो। तो एजुकेशन के नाम पे जो है भारत सरकार हमारी स्कॉलरशिप देती है, आपको पता ही होगा। हालांकि मैं ये CBSE वाली की क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है ना दिया जाता हो, क्योंकि आपकी जो है फीस ही इतनी ज़्यादा होती है, तो आप क्या करोगे छोटा मोटा लेकर के। तो रिजर्वेशन भी सरकार देती है, आरक्षण देती है, जिसमें जो है बच्चों को कम फीस में एडमिशन मिल जाता है। स्कॉलरशिप भर भर के दी जाती है, जो हिंदी मीडियम के होंगे वो रिलेट करेंगे इस बात को। और पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की बढ़े, यानी कि हर व्यक्ति इनकम कमाए, पर कैपिटा इनकम बढ़े, इसके लिए भी भारत सरकार ने एक पहल की है जिसका नाम है मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम में जो है व्यक्तियों को 3 साल तक, जो युवा हैं, यूथ है, उसको 3 साल तक बिना ब्याज के कर्जा दिया जाता है, जिससे जो है आप अपना धंधा इस्टेब्लिश कीजिए और उससे धंधे से जो है आप कर्जा रिपेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, ताकि हमारी डेवलपमेंट में हमारी जो इंडेक्स है उसमें रैंकिंग हमारे देश की बढ़े। तो अब मैं क्लियर मानता हूँ कि आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट सारे का आइडिया बहुत अच्छे से हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा हेडिंग लगी हुई है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? यदि आपको पता हो कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए डेवलपमेंट तो आ गया, जैसे बहुत सारे कंट्री डेवलपमेंट तो अपने आप को करने लगे, सभी कोई डेवलपमेंट चिल्लाने लगा, बट डेवलपमेंट के चक्कर में हमारा देश में या सारे देश अंधे हो गए और डेवलपमेंट चिल्लाने लगे। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं था कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, शोषण करो नेचुरल रिसोर्सेज का, और आप डेवलपमेंट की दौड़ में अंधे भागने लगो। आप कहोगे सर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में फसल को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड वाटर इतना निकाला जाता है, जैसे मक्के की फसल में बहुत सारा पानी लगता है, बट हमारे यहाँ पे बर्बादी चलती है डेवलपमेंट के नाम पे। हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। फिर क्या होगा इसका मैं आगे आपको बताऊंगा, ये याद रखिएगा। ये वीडियो बस आप देख लीजिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा जो US है और जो अदर इकोनॉमी है, उनके डेटा मैंने आपके सामने लगा के रखे हैं कि उनके पास क्रूड ऑयल के रिजर्व कितने हैं। तो 2016 की अगर बात करें, जो आपकी NCERT में डाटा दिया गया है, 2016 की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट के पास 803,000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल है। आप कहोगे सर क्रूड ऑयल क्या होता है? एक क्रूड ऑयल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है, उसकी क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में ही खरीदा जाता है, फिर उसको जो है रिफाइनरी किया जाता है, जिसकी कंपनियां बहुत सारी होती हैं इंडिया में। सर्च कीजिएगा कंपनियां भारत सरकार ने किसको दे रखी हैं। तो मिडिल ईस्ट से जो है, मिडिल ईस्ट के पास 2016 में 803,000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 48,000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। और वहीं पे बात की जाए पूरे वर्ल्ड में जो है 1,691,000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। यानी कि अगर ईमानदारी से आप देखो तो इन सभी देशों के पास अगर अमेरिका की बात करो तो उसके पास अगले 10 साल में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड की बात करो तो अगले 50 सालों में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो 70 सालों में, अगले 70 ईयर्स में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा।
तो इन सारी चिंताओं को देखते हुए दुनिया के सारे जो देश थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब कुछ करना होगा और अब हम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ये पैमाइश पहली बार कब की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफ 2015 इन दिसंबर 17th सेशन, यानी कि 17वां सेशन था 2015 में, जिसमें ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सभी देशों ने उस पर साइन किए कि अगले 15 साल हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, यानी कि हम अपनी जो डिमांड है उसको नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम कोई अदर जो है सोर्सेज को ढूंढेंगे और उन पर रिलाई करना चालू करेंगे। जैसे अगले 15, ये याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 17वां सेशन 2015 के दिसंबर में हुआ था, जिसमें ये जो है बात कही गई थी। तो अब जो है इसके लिए क्या पूरे दुनिया ने कुछ किया? क्योंकि ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है 2023 में, 8 सालें हो गई हैं। क्या भारत सरकार ने इसके लिए कुछ किया? क्योंकि भारत सरकार भी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यूनाइटेड नेशन के शामिल था। जी हाँ, भारत सरकार ने बहुत कुछ इसके लिए किया। क्या किया, कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो ये मैं आपकी जो NCERT है उससे ऊपर बता रहा हूँ, जिसकी आप आंसर राइटिंग में इसको प्रयोग कीजिएगा तो आपका आंसर बहुत चमकेगा। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार ने एक लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन ग्रिड वन सोलर, मतलब एक सूरज और एक जो है, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। ठीक है, उस पर काम भी चलता है। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत सरकार और सभी देशों के समर्थन से। और क्या जारी किए गए? और ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ये दरअसल मनी मार्केट का सब्जेक्ट है। ग्रीन बॉन्ड मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो ग्रीन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसका लोग जो है बॉन्ड को खरीदते हैं, उसके बाद जो है आपको उन बॉन्ड के बदले कुछ सालों के बाद आपको एक रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न से आप प्रॉफिट कमाते हो। ग्रीन बॉन्ड किसके लिए जारी किए जाते हैं? ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए जारी किए जाते हैं ग्रीन बॉन्ड, जिसमें जो है व्यक्ति पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए जिसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड सभी देशों ने एक्सेप्ट की। ठीक है, और कुछ? हाँ, यहाँ पे देखिए आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया, इसलिए आप देखोगे कि हमारे देश में कोई भी अब सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं चलता है। मतलब वो प्लास्टिक जो सिर्फ सिंगल बार ही प्रयोग होता है उसको हमारे देश में पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। ये बात आपको पता होनी चाहिए एक एक्ट के तहत। ये सारे काम तब हो रहे हैं जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 का आया था, उस पर साइन किया गया, तो उसके बाद ये सारी नीतियाँ लाई गई थी इसको अचीव करने के लिए। अलग अलग देशों ने अलग अलग किया होगा, लेकिन हम इंडिया के हैं इसलिए इंडिया की सिर्फ बात करेंगे। ई वेस्ट क्या होता है? हमारे देश में जो है, अगर आपको पता होगा कि हमारे देश में कई सारी कंपनियां हैं जो आपके यहाँ पे जितना कचरा होता है कौन सा ई वेस्ट, उसे उठा के ले जाती हैं। जैसे मोबाइल, पुराने चार्जर, बैटरी, ये सारी चीज़ें ले जाते हो। आप कहोगे हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता। दरअसल आपको पता नहीं है, ये एक एक्ट के तहत ही होता है। आप कहोगे कौन सी चीज़ ऐसी सीक्रेट है जो हमको नहीं पता है? जैसे आप जब कोई भी फ़ोन लेने जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि आप अपना पुराना फ़ोन रिप्लेस में दे दीजिए, हम कि आपकी कीमत को जो है नीचे कर देंगे। यानी कि आपका फ़ोन अगर 10,000 का है, अगर आप पुराना फ़ोन अपने हमें दे देते हो तो 7,000 का हम आपको दे देंगे, अगर आप पुराना फ़ोन हमें दे देते हो। तो ये कंपनियां आपका फ़ोन नहीं लेना चाह रही हैं। ये कंपनियां दरअसल जो ई वेस्ट आपको बेचा था उसी को कलेक्ट कर रही हैं। भारत सरकार का एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कंपनियां जितना फ़ोन बेचेंगी उतना फ़ोन लाना भी पड़ेगा। आप कहोगे भारत सरकार इतना कबाड़ का करेगी क्या? ये कबाड़ नहीं है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, जहर बनता जाकर के नीचे पानी में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमारे देश में जितना भी ई वेस्ट है कंपनियां करती हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बेचोगे तो आप ही की जिम्मेदारी है, चाहे भले उन्हें सस्ते दाम पे खरीदिए, बट वो ई वेस्ट कैसे ना कैसे करके अपनी कंपनियों में लाइए। उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए कि हमने इतना प्रोड्यूस किया, इतना हमने मार्केट से उठाया भी, साम दाम दंड भेद। अब हालांकि इसमें आप कहोगे कि दाम बहुत कम लगाते हैं, कंपनियों को चाहिए नहीं आपका, वो तो बस उठा रहे हैं नाम के लिए कि आपका जो है कानून का फॉलो होता रहे।
तो अब आपको पता चला कि जो रिप्लेसमेंट जो था वो एक एक्ट के तहत गवर्न होता था। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो चुका है और आधा घंटा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड की ओर, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है ये देखिए होती है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी। एक इकोनॉमी जो होती है, जैसे हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर को पढ़ने वाले हैं। एक इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर होते हैं। अगर इंडियन अपनी इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी के जो है 5 सेक्टर में बांटा गया है। आपको कि हमारी एनसीईआरटी तो 3 के बारे में बात करती है और एनसीईआरटी ये लिखती भी है कि यही तीनों सेक्टर हमारे यहाँ पे 100% जीडीपी का निर्माण करते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उसको फाइनली बेचती है, जितना पैसा उससे कमाया जाता है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इन विद इन ऑन कंट्री, जितना जो है सेल किया जाता है उससे जो पैसा है पूरी देश कमाता है उसको कहते हैं जीडीपी। हमारा देश में 5 तरीके के लोग होते हैं। आप कहोगे फिर वही बात, हमारी एनसीईआरटी में तो 3 दिया हुआ है। तो देखिए मैं पूरे डाटा के साथ आता हूँ, फर्जी बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में 5 सेक्टर होते हैं। बस आप सुनते रहिए, मामला एकदम क्लियर कर दूंगा। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अगर आपको पता हो कि हमारा जो देश है उसका एक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर पूरा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और ये हमारे देश का 55% कंट्रीब्यूशन करता है। यदि आपको पता हो कि हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि करीब करीब 55% लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं और इनसे हमारे देश को जीडीपी कितनी मिलती है, वो मिलती है अप्रॉक्स 20 से 21%। मतलब हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि एग्रेरियन सेक्टर, ये 55% हमारे देश के लोग लगे हुए हैं, जो कि इनकम सिर्फ कितनी जनरेट कर रहे हैं, मात्र 20%। हाँ, ये सच्चाई है हमारे देश की। हालांकि इसकी कमियां क्या हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपके काम का भी नहीं है। इसलिए मैं वही बता रहा हूं जो आपकी चीज़ों से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं बैठता भी हो। उस पर बाद में कर लेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे जो है हमारे देश में क्वालिटी जो खेतों की है वो तो है, बट हमारे पे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट नहीं है और हमारे यहाँ पे पर एरिया जो है प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है, जिसके पीछे भाई कई सारे फैक्टर्स हैं जो आप स्टडी आगे वाली क्लासों में करोगे। फिलहाल सेकेंडरी सेक्टर एक हमारे देश में है, वो क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर हमारे देश में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि ये जो सेक्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जिसको हम ब्लू कॉलर भी कहते हैं। मतलब ये सारे लोग ब्लू कॉलर के कहलाते हैं क्योंकि ये सब कंपनियों में फैक्ट्री में काम करते हैं और यहाँ पे जो है ब्लू कॉलर ये व्यक्ति कहलाते हैं। और ये व्यक्ति के जो फैक्ट्री में काम करते हैं इनके ब्लू कुछ लग जाता है, ऐसे ही इनका नाम ब्लू कॉलर रख दिया गया है, फैक्ट्री में काम करते हैं। इनका आप कहोगे क्या इंडिया में स्टैंडर्ड है तो ब्लू जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारे देश का, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है, उसका तो ठीक ठाक है। यानी कि जितने लोग उसमें लगे हैं उससे 7 से 8% या 10% हमेशा इनकम देश को ज़्यादा ही देते हैं। वही होगा अप्रॉक्स, आप देखिएगा गूगल पे जा करके, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं क्योंकि डाटा सारे एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए दे रहा हूं। ये डेटा समय समय पे वेरी करते रहते हैं। जैसे मैंने प्राइमरी सेक्टर का आपको बताया था कि 55% लोग लगे हुए हैं लेकिन इनकम 20% अप्रॉक्स मिल पा रही है। अप्रॉक्स में लगा रहा हूँ, समझिए बस, हालांकि होगा उसी के आसपास, बस थोड़ा डाटा हो सकता है मिसमैच हो जाए, तो ये बात बस याद रखिएगा। जो सेकेंडरी सेक्टर है मैंने कहा उसमें जितने लोग देश में लगे हुए हैं उससे 7-8%, 10% हमेशा ज़्यादा इनकम ही देश को देते हैं। अभी कितना क्या है वो आप गूगल कीजिए जा करके। फिर तीसरा है सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर हमारे देश में बहुत काम का है। जैसे आपके घर में जो कॉल आती होंगी कि आपको लोन चाहिए, तो ये सर्विस सेक्टर ही होता है। और या फिर जो कह दीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मुझे तो इसके पैड में कुछ नहीं मिल रहा है, बट आप दे सकते हो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और एक अच्छी सी कमेंट करके। तो सर्विस सेक्टर जो हमारे देश में है वो भी हमारे देश में जो है सर्विस सेक्टर वो बहुत बेहतरीन है। क्या ऐसा बेहतरीन है? सर्विस सेक्टर हमारे देश में, अगर आपको पता हो कि ये जितना सर्विस सेक्टर हमारे देश में है वो अपने परसेंटेज से जैसे अगर मान लो सर्विस सेक्टर 20% है तो वो इनकम पता कितनी देता है? 50%। मतलब सर्विस सेक्टर हमारे देश का काफ़ी प्रभावी है और इनको हम वाइट कॉलर लोग भी कहते हैं। मतलब इनका कॉलर जो है वो वाइट रहता है क्योंकि ये गंदे नहीं होते हैं सेकेंडरी की तरह, मतलब कपड़े में जो लग जाता है, फिलहाल इसे मान लीजिए ये वाइट कलर लोग होते हैं। आप कहोगे सर अभी 2 और आपने कहे थे कुछ, क्या भूल गए? भूला नहीं, वो भी बता देता हूँ। एक चौथा सेक्टर भी होता है जिसको कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर
ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो क्वाटरनरी सेक्टर एक देश का वो सेक्टर होता है जो नॉलेज सेक्टर होता है, और किसी देश के क्वाटरनरी सेक्टर में इंक्रीज का मतलब ये होता है कि इस देश के पास जो है वो नॉलेज ज़्यादा है। यानी कि क्वाटरनरी सेक्टर हमारे देश का ये बताता है कि इस देश के लोग कितने नॉलेजेबल हैं, कितने ज्ञानी हैं, ये क्वाटरनरी सेक्टर बताता है। आपका होगा सर पाँचवां, वो भी बता दीजिए। वो भी बता देता हूँ। पाँचवां सेक्टर होता है जिसको कहते हैं क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर बोले तो क्वाइनरी सेक्टर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं इस देश के, फिर चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, फिर चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, बट वो जो है बड़े बड़े अधिकारी रैंक के होने चाहिए, टॉप डिसीजन मेकर्स होने चाहिए। ये क्वाइनरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे आपके सारे सेक्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए, और यहाँ पे जो है आपके सामने अगर स्लाइड में आप देख सकते हो तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th नंबर पे है। जीडीपी 3.47 ट्रिलियन डॉलर, 3.47 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2022 के एंडिंग का ये सिनेरियो है। आप देख सकते हो, ऐसे डेटा जो है मैं उठा लाया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हमने पाया कि हमारे जो सेक्टर हैं वो पहला तो काम के हिसाब से बटे हुए हैं कि जैसा काम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आती है, मैं बताना भी भूल गया था। टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाइनरी सेक्टर। उसके बाद सेक्टर का डिवीजन दो तरीके से और भी हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये देखिए डिवाइडेशन दूसरी तरीके से है। इसका डिवाइडेशन कैसा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सेक्टर आता है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है। जैसे मैं गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय हूं तो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हूं, क्योंकि मैंने जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट को साइन किया है और मुझे नौकरी से जल्दी नहीं निकाला जा सकता है, और मुझे जो है सिक्योर जॉब की सिक्योरिटी है। इसीलिए लोग जो है गवर्नमेंट नौकरी करना भी चाहते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो क्या सारी गवर्नमेंट जॉब ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं? नो, वो सारी जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं जहां पे एक लीगल एग्रीमेंट हो, लीगल तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जाए। जैसे आपको मिनिमम वेज दी जाए, जैसे हर राज्य सरकार का एक मिनिमम वेज का एक्ट होता है कि आप इस स्टेट में कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसको जो भी उस स्टेट ने डिसाइड किया होगा उससे नीचे आप काम नहीं करवा सकते। बट हमारे यहाँ पे ये कहीं पे भी जो है फॉलो नहीं किया जाता है और लोगों को बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है कम वेजेस पे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसीलिए जो है हमारे देश में बहुत सारा जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हुआ है। अनऑर्गेनाइज क्या होता है? अनऑर्गेनाइज ये होता है जहाँ पे कोई लीगल कोई कानून का फॉलो नहीं होता है, कोई लीगल साइन भी नहीं होता है। बस जो है आपको पकड़ लिया जाएगा और आपसे काम करवाया जाएगा, और आपको जो भी आपकी जैसी ज़रूरत होगी, जो एग्रीमेंट हो, जो जैसे जो है आपको कह दिया उतना ही पैसा सदा दिया जाएगा। और इसमें स्टेट की जो रूल्स हैं जो लॉ हैं उनका पालन ये किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप कभी भी निकाले भी जा सकते हो। जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है ठीक है, और ना यहाँ पे कोई पैसा वैसा। आगे अगर बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ये आपकी स्लाइड लगी हुई है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। हमारे जो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको हमारे सारे ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमको फॉलो कर लेना है। उसके बाद ये स्लाइड आपको जो है आप हमें कहीं पे भी मैसेज करोगे, चाहे वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कहीं पे भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपको जो है ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। आप हमें मैसेज इंस्टा या ट्विटर कहीं पे भी कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी सारी स्लाइड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखने की कोई टेंशन नहीं है। अब दो तरीके से डिवाइडेशन सेक्टर का हो गया, और कुछ सेक्टर का डिवाइडेशन होता है। हाँ, और भी सेक्टर का डिवाइडेशन होता है। कैसे होता है? सेक्टर का डिवाइडेशन जो है वो पब्लिक और प्राइवेट के रूप में भी किया जाता है। मतलब पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें जो एसेट होते हैं या जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, जनता के पास होती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। समझे? जैसे भारत सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, ये पब्लिक सेक्टर जो है कंपनी है। बट प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनियां आती हैं जिनका जो है शेयर जो है वो प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट एक कंपनी या किसी एक इंडिविजुअल मालिक के पास होता है, उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। आपको अगर थोड़ा टेक्निकल में समझाओ, एकदम मामला क्लियर करो, ज़्यादा उधर मत फैलाओ। तो अगर एक शब्दों में मैं आपको बताऊं तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिस कंपनी के 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, वो पब्लिक सेक्टर है। जिस कंपनी के शेयर 51% कंपनी के पास हो, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। इतना आसान है समझना, समझ गए? एक होता है पब्लिक कम प्राइवेट, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, वो आगे आपको कभी बताऊंगा। फिलहाल आपकी जितने सिलेबस में वही मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे जो है एक स्लाइड खत्म है, दूसरी स्लाइड आ गई।
हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे देश में इतने मेहनती वर्कर्स लगे हुए हैं, क्या उनको किसी तरीके से बचाया जा सकता है? और क्या भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया है? तो हाँ, जरूर किया है। हमारे देश में जो भी वर्कर लगे हुए हैं उनको बचाया जा सकता है उनकी वेज और उनके घंटों को फिक्स करके। जैसे आपको पता हो हमारे देश में 8 घंटे ही काम कराया जा सकता है, और जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जो मिनिमम वेज है वो 20,000 रुपये है महीने की काम करवाने की। तो वहाँ पर रूल भी बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। बट कई स्टेट में क्या होता है कि वेज तो पता चला 10,000 रुपये आपने फिक्स कर दी, बट वहाँ पे किसी व्यक्ति को 5 ही मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे हैं। तो ये एक घटिया तंत्र दिखाता है उस सरकार का, उस गवर्नमेंट का, उस स्टेट का, फॉलो करवाने में नाकाम। यही तो सरकारों का काम होता है कि आप जो है एक जो लेबर है उसको मिनिमम वेज दिलाएं, एक वर्किंग आवर उससे जो है 8 घंटे से ज़्यादा काम ना लिया जाए, एक ह्यूमन जो राइट्स होते हैं उसको दिलाया जाए, ये उसको जो है मेंटेन कराया जाए। गवर्नमेंट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर फोर्स लगी हुई है उसको अगर हम लोन्स प्रोवाइड कर सकें तो वो अपना कोई धंधा डाल ले, इससे भी जो है लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कमी को दूर किया जा सकता है। यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग अपना धंधा चालू करेंगे, उनको लोन मिल जाए। हालांकि मुद्रा योजना के नाम से ये काम किया भी गया है, 3 साल तक कोई कर्जा नहीं लिया जाता है। मैं पिछले वीडियो में अभी वीडियो में बता चुका हूँ। आगे यदि बात की जाए, कुछ चीज़ें हम अगर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, जो लेबर फोर्स है, उनके बच्चों को अगर हम फ्री में या थोड़े कम पैसे में अगर हम उनको एजुकेशन दिला दें, हेल्थ की सर्विसेज दिला दें, भोजन दिला दें। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे देश में की जाती हैं अलग तरीके से। जैसे शिक्षा के माध्यम में भारत सरकार फ्री का खाना आपको देती है, और फ्री का जो है आपको स्कॉलर दिया जाता है, और आपको हेल्थ के लिए आयुष्मान योजना है जो आपको 5 लाख रुपए तक का देती है। फूड के लिए भारत सरकार जो है NFSA PDS सिस्टम, राशनिंग सिस्टम लागू किए हुए हैं। तो ये सब देश करते हैं। तो इससे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो व्यक्ति है उसके पैसे बचेंगे, वो अपने पैसे को कहीं धंधे में लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्कर्स को जो है हम जो है उनके जो बंधुआ मजदूरी है उससे निजात दिला सकते हैं। और भी क्या कोई तरीका है? हाँ, और भी तरीका है। और तरीके ये है कि उनको जो है हम कुछ जैसे महीने में छुट्टियां दे दें, जिससे उनकी छुट्टी वो भी इंजॉय कर सकें, और बीमारी पे उनका इलाज का जो खर्चा है वो कंपनी ही दे, क्योंकि आप ही के काम ही किया है, उससे बीमार हो गया तो उससे उसका खर्चा भी थोड़ा बहुत अगर दे दे। और उनको एक लॉ में बांधे, एक कानून में बांधे, एक एग्रीमेंट में बांधे, ताकि उनको एक सिक्योरिटी आए और वो डट के अपने जो जहाँ से उनको नौकरी मिल रही है वहाँ पे बात कर सकें, अगर उनको लॉ में बांधेंगे। ये सारी बातें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या जो गवर्नमेंट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पैसा कोई घर से नहीं लाती है। कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता हो, अगर वो ये कहता हो कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, ठीक है आपने करवाया, बट आप अपने घर से नहीं लाए हो, वो जनता ही का पैसा था, बस आपने किया इतना है कि आपने अपना फर्ज निभाया, जो कि एक बड़ी बात है। हालांकि होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में इतना करप्शन नहीं है, कितना ही बहुत कर देता है, कोई अपना कर्म ही कर देता है तो बहुत बड़ा मान लिया जाता है। लेकिन हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसने आज तक कुछ ऐसा कुछ किया है लेबर फोर्स के लिए? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, डैम बनवाना, इरीगेशन करवाना, इलेक्ट्रिसिटी देना, और जो है ब्रिज बनवाना, रोड बनवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, ये सारे यहाँ पे देखिए, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले जो मैं आम धारणा लोगों के मन में ये देखता हूँ कि सरकार रोड ना बनवाए और सरकार इतना पैसा लोगों को बांट देती तो ज़्यादा बेहतर रहता। सरकार इतना पैसा ट्रेनों में, रेलों में, रोडों में काहे खर्च कर रही है? सही बात है कि तुम्हें बांट देती तो जो है तुम भी घर पे परे परे खाते, है ना, क्योंकि और तो सब चूतियाँ हैं जो लगे हुए हैं काम में। तो ऐसा सरकार जो है किया भी नहीं जा सकता है। अगर आपको जरा से भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है स्कूल में तो आपको पता होगा कि अगर हम लोगों को पैसा बांट देंगे तो महंगाई बढ़ा देंगे। अभी जब आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा कि पैसा आने से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जब इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़ी है तो कहाँ से पता होगा? पैसा बांटना कोई समस्या का इलाज नहीं होता है, समझे। ऐसे अगर पैसा बटेंगे तो आप निकम्मे बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए देश में। तो सरकारें जो करती हैं अपना रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करें। आपको अगर रोड बना के क्या कर लोगे? हम पैदल चल लेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप आदिमानव जमाने में चले जाओ, वो भी ऐसे चलते थे हाथों में नंगे होकर के, बिना कपड़े के, तो तुम भी चलना स्टार्ट कर दो। कंस्ट्रक्शन, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो विदेशी फंडिंग नहीं आएगी, विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में क्यों आएंगी? फिर आपका वही हाल होगा जो 1991 में हुआ था, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला। तो ये समझिए कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, जितनी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट बढ़ाएगी उससे विदेशी लाभान्वित होंगे और वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में निवेश करेंगे, जिससे हमें रोजगार मिलेगा और जिससे हमारे देश में पैसा आएगा और फिर वो पैसा से टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगी, गवर्नमेंट फिर उसको
लगाएगी और फिर उससे जो है रोजगार मिलेगा, उससे पैसा आप कमाओगे। निकम्मापन, मक्कारी, ये कोई समस्या का इलाज नहीं होता है। आपको जो है काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो करती है वो करने दीजिए। हाँ, करप्शन अगर हमारे देश में रुक जाए, हमारे देश में ये रोड बनवाना बड़ा काम नहीं है, करप्शन रुकना चाहिए। करप्शन बहुत देश में जो है, आप हर जगह पे जो करप्शन व्याप्त है वो अगर रोक ले जाइए तो सारी गवर्नमेंट बेहतर हो जाएंगी। करप्शन ही तो नहीं रुकता है, मेन समस्या करप्शन में है। ये ऐसा रोग है जो देश को अंदर अंदर खोखला करता रहता है और इसका एक सिस्टम होता है, पूरी तरीके से वर्क करता है। फिलहाल हमारा चैप्टर नंबर 3 आ चुका है और ये चैप्टर जो है हम स्टार्ट। अच्छा, इसमें पिछले वाले चैप्टर में यहाँ पे एक चीज़ भूल गया आपको बताना कि भारत सरकार ने मनरेगा एक्ट जारी किया है। मनरेगा एक्ट में होता क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम है। इसका उद्देश्य होता है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको साल में 100 दिन 100 डे गारंटी दी जाए कि आपको हम रोजगार देंगे। ये भारत सरकार के द्वारा मनरेगा एक्ट के द्वारा दिया जाता है। यही मनरेगा एक्ट है जिसमें 100 डे कोई भी व्यक्ति इस देश में काम करना चाहे तो वो कर सकता है। कितना बढ़िया तरीका है गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए। हालांकि अब तो इसमें चलता क्या है कि गांव गली में जो है कोई भी व्यक्ति मनरेगा में काम करता नहीं है, बस साइन कराया, पैसा आ गया, आधा ठेकेदार को दिया, आधा खुद रखा। यही भ्रष्टाचारी चलती है देश में। ठीक है, तो ये तरीका है फिलहाल। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। मनी एंड क्रेडिट मैं चालू करूं दोस्तों। आप चैप्टर 3 है जिसमें मैं बात करने वाला हूं मनी एंड क्रेडिट के बारे में। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ बेसिक फंडे क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि मनी होती क्या है। तो मनी एक एक्सचेंज का मीडियम है, यानी कि यदि मैं आपको ये देता हूँ कुछ भी मान लीजिए, तो बदले में आप इसके मुझे क्या दोगे, तो ये भी एक मनी है। तो फिर तुम कहोगे कि ये जो हमें डेली मिलता है, ये जो वो क्या है, सारा कुछ इस चैप्टर में बताऊंगा, एनसीईआरटी के बियॉन्ड बताऊंगा। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, वो तो 100% होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है मनी का, किसे हम मनी कह सकते हैं। तो मनी के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हो, ये सारी स्लाइडें आपको मिल जाएंगी, मैं आपको बता चुका। प्राइमरी फंक्शन मनी का ये है कि उस मनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 10 रुपये का नोट आए या 10 रुपये का सिक्का आए, तो 10 रुपये का सिक्का अगर मैं किसी को भी बेच दूँ तो मुझे 10 रुपये दे दे कि जो है तुम्हारे इसकी सिक्के की कीमत 10 रुपये थी। तुम कहोगे 10 रुपये का सिक्का 10 रुपये की कीमत मिल तो जाती है, नहीं मिलती है। यदि आप पैसों को बेचने निकलोगे तो आपको कोई 10 रुपये की कीमत 10 रुपये नहीं देगा। तुम तो कहोगे नहीं तो मैं तो जाता हूँ मार्केट और 10 रुपये देता हूँ, 10 रुपये की चीज़ मुझे दे देता है। वो देता है लीगल टेंडर के डर के कारण। दरअसल आपके 10 रुपये का जो सिक्का होता है उसकी कीमत 10 रुपये होती ही नहीं है, या फिर जो आपका 100 रुपये का सिक्का आता है उसकी कीमत 100 रुपये होती ही नहीं है। तो आप कहोगे फिर दुकानदार का ले लेता है, वो दे देता है। उसके पीछे जिम्मेदार होता है उसका लीगल टेंडर। आप कहोगे बेयर वाला लीगल टेंडर क्या होता है, आगे बताऊंगा। दरअसल किसी भी मनी की प्राइमरी फंक्शन में जो पहली क्वालिटी है वो क्या है, उस मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे पहले के ज़माने में गोल्ड के कॉइन चलते थे तो उसकी वाकई में कीमत हुआ करती थी, सिल्वर के चलते थे उसकी भी कीमत हुआ करती थी। जैसे अगर सबसे पहले मनी की बात करो तो सबसे पहले घनानंद के ज़माने में पंचमार्क कॉइन आए थे, जो पंच जैसा उसमें छपा होता था। गुप्ता कॉइन आया, फिर कनिष्क ने कॉइन को जारी किया, और उसके बाद जो है गोल्ड के कॉइन आए। और आज आपके जो है सिक्के बाकायदा छापे जाते हैं बहुत तरीके से, टकसालें इसकी इंडिया में 4 टकसालें हैं। तो मनी का पहला फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन पहला क्या है कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए उसके डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंग। अब कहोगे आपकी एक नया शब्द फिर आ गया, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है जो उस पर वैल्यू लिखी हुई है, 50 लिखी तो 50 डिनोमिनेशन। अब मनी का प्राइमरी फंक्शन का सेकेंडरी क्या क्वालिटी है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी का काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। ऐसा ना हो कि मनी को कोई एक्सचेंज ही ना कर पाए। आप कहोगे कैसे, मतलब किसी को जो है एक्सचेंज में दे पाओ। जैसे आपने 5 रुपये का नोट किसी को दे दिया और वो भी जो है अपना काम कर ले जा करके, एक्सचेंज हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहो कि नहीं पहले लोटा लेके आओ फिर हम तुम्हें देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनी का सेकेंडरी फंक्शन भी 2 होते हैं। क्या, मनी जो है स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट होना चाहिए। मतलब यह है कि जो पहले सिस्टम चलता था गाय भैंस वाला, उसमें क्या गाय के बदले भैंस मिल सकती थी, या मान लो मिल भी गई कहीं धोखाधड़ी में, बट कोई आपको गाय के बदले 2 किलो चावल देगा, नहीं देगा। मतलब उसके लिए क्या होता था पहले ज़माने में कि हमारे पास अगर 2 किलो गेहूँ है तो सामने वाला हमें 2 किलो चावल दे देगा। अगर हम 2 किलो गेहूँ के बदले तुम्हें लकड़ी लेना चाहें तो कहेगा कायम देंगे, लकड़ी सस्ती आती है हम नहीं देंगे। यानी कि आज के जो नोट होते हैं उनमें ये तरीका होता है कि वो नोट वही है बट उससे आप डिफरेंट चीज़ें खरीद सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स इसको कहते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में। और क्या होना चाहिए, मनी में जो है स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी जो है उसको जो है उसमें उसकी वैल्यू को स्टोर हो। जैसे 5 रुपये का पैसा है, 5 रुपये का रुपया है तो उसमें 5 रुपये तक की ही वैल्यू स्टोर हो। अगर 100 रुपये का है तो उसमें 100 रुपये का ऐसा कुछ लगा हो कि उसकी कीमत मार्केट में अगर बेच दो तो 100 रुपये मिले। बट ऐसा तो आज होता नहीं है। आपको अगर सर आपने प्राइमरी फंक्शन में भी यही बताया था। प्राइमरी फंक्शन में मैंने आपको जो बताया था कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब एक जो ऐसे आप समझिए
कि एक सबकी कॉमन यूनिट होनी चाहिए। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू तो होना ही चाहिए, साथ ही में क्या हो, वो एक यूनिट भी हो कि 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कट जाए, मतलब ट्रांसफरेबल हो। मतलब इसका ये है कि कटा कटा होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि गाय भैंस एक्सचेंज करना है तो भैंस को काट थोड़ी ना दोगे या गाय को काट थोड़ी ना दोगे। बट हमारे जो आज की वैल्यू है उसमें कई तरीके के डिनोमिनेशन में नोट जारी किए जाते हैं, 10, 50, 100, 1500 ऐसे जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मनी का समझ गए कि प्राइमरी फंक्शन होता है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, दूसरा होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडरी फंक्शन होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स, और सेकेंडरी फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक, मनी का फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब हम जरा इवोल्यूशन ऑफ मनी देख लेते हैं कि मनी आखिर कहाँ से कैसे आई। तो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ मनी में जाते हो तो सबसे पहले जो दुनिया में मनी का सिस्टम चलता था उसका नाम था कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में होता क्या था, कमोडिटी मनी का मतलब ये था जैसे साल्ट, राइस, व्हीट, यूटेंसिल्स, इनके बदले में आपको जैसे मान लो आपने चावल दे दिया उसने गेहूं दे दिया, आपने जो है आटा दे दिया उसने जो है कुछ और दे दिया, ये सब कमोडिटी का एक्सचेंज होता था। आपने गाय दे दिया उसने भैंस दे दी, ये कमोडिटी का स्थानांतरण है, ट्रांसफर है। ये कमोडिटी मनी का सिस्टम था जिसमें कमोडिटी दी जाती थी, कोई नोट वगैरह नहीं होता था। समय बीतने के साथ जो है फिर आई आपकी मेटालिक मनी। ये मेटालिक मनी क्या थी, मेटालिक मनी में ये हुआ करता था कि जो मेटल्स थे जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ये बहुत प्राचीन समय से हैं, तो उसमें जो है मेटालिक मनी में उसकी कीमत हुआ करती थी। जैसे मैंने अगर इतना बड़ा सिक्का बनाया, इतना बड़ा, तो उसको मैं कर दूंगा 100 रुपये, 1000 रुपये का गोल्ड का, मतलब इस इतने बड़े सिक्के की कीमत है 1000 रुपये। इतना बड़ा बनाया तो 5 रुपये, इतना बड़ा बनाया तो 100 रुपये। ऐसे जो है मैं क्या कर देता था, उसकी कीमत को बना देता था गोल्ड के हिसाब से या सिल्वर के हिसाब से। ये था मेटालिक सिस्टम जो कि कई देशों ने कई दिनों तक अपनाया। इसमें बुराई क्या थी, इसमें बुराई ये थी कि इसके लिए देशों को गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने पड़ते थे। पता नहीं कब कितने सिक्के जारी करने पड़ पाए, और सिक्के वही जारी कर पाएगा जिसके पास गोल्ड का रिजर्व होगा। आप कहोगे बड़ा बवाल है। अभी देखिए मैं आपको इतना आंखें खोल दूंगा, अभी बिल्कुल करंट के सिस्टम पे आऊँगा। ठीक है, कहाँ से कैसे आया, तो इसके लिए 100% गोल्ड रिजर्व चाहिए होता था मेटालिक मनी के लिए। उसके बाद सिस्टम आया पेपर मनी का, ये सबसे बढ़िया तरीका था। लेकिन पेपर मनी लाने में कारण क्या था, क्योंकि एक सिस्टम जब फेल होता है तब दूसरा सिस्टम आता है। कम्युनिटी मनी क्यों फेल हुई, क्योंकि उसमें गाय भैंस को काटा नहीं जा सकता था, कैसे कोई देने को राजी नहीं है। कोई अनार के बदले आपको 2 मुट्ठी चावल के बदले अनार थोड़ी दे देगा। ये मतलब पूरा कमी किसकी थी, कम्युनिटी मनी की। और मेटालिक मनी में कमी ये हो गई कि गोल्ड और सिल्वर इतना लाया कहाँ से जाए, और इसके लिए हमने जन्म दिया पेपर मनी को। पेपर मनी बहुत अच्छा तरीका है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है। 1000 रुपये का नोट अगर आपको हम दे दें, हालांकि मुझे पता है कि 8 नवंबर 2016 को बंद हो चुका है, मेरी बात को जो है बस समझिए। तो अगर मान लीजिए मैं आपको 1000 रुपये का नोट दे दूँ, उसको मार्केट में बेचने जाओ तो उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 1000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि मैं आपको 1000 रुपये का चूतिया काटता हूं। कैसे होता है, अब यही तो है जो आपको इकोनॉमिक्स से रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। अगर आप धीरे से समझो तो गवर्नमेंट जो है हमारी देश की पीछे से सप्लाई की मनी को बढ़ाती रहती है, और आपके हाथों में घर पे धरा धरा पैसा कम हो जाता है। आपको तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका गवर्नमेंट का काटने का, बहुत बढ़िया तरीका है। आपको 1000 रुपये का नोट पकड़ा दिया जाएगा, और उस 1000 रुपये के नोट से आप 15 साल बाद कुछ खरीदने जाइए, आपको मैं गारंटी देता हूं जो 1000 रुपये के नोट से आज चीज़ें मिल सकती थी वो 15 साल बाद नहीं मिलेंगी। आप कहोगे ये तो कुछ लफड़ा हुआ है। इसी को तो लोग नहीं सोचते हैं कि पैसा आपका घटा है। ये कैसे घटा है, गवर्नमेंट ने घटाया है। कैसे घटाया है, सप्लाई बढ़ाई है। सप्लाई बढ़ाओगे तो कीमत घट जाएगी, तो कीमत घट गई। यही तो है इन्फ्लेशन, यही है महंगाई। गवर्नमेंट पीछे नोट बांटती रहती है। तो आप कहोगे सर इसका सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट भारत के जितने भी लोग हैं उनको ये बताए कि हमने इस साल कितने नोट की, कितने डिनोमिनेशन के नोट की प्रिंटिंग की है, ताकि भारत के लोगों को पता रहे कि हमारा कैसा काटा जा रहा है। समझ गए, जितना गवर्नमेंट प्रिंट करेगी आपके घर पे पड़े नोटों की कीमत घट जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में कमान है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपकी कीमत घर पे कट जाएगी। जी हाँ। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति कहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सब आरबीआई करती है, तो उनको एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एग्रीमेंट है 2016 का उसको पढ़ लेना चाहिए, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई से जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड जारी करा करके इतना कर्जा ले लेती है कि आरबीआई की मजबूरी हो जाती है कि पैसा को प्रिंट किया जाए, और जब पैसा प्रिंट होगा तो आम आदमी की काटी जाएगी। ये चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में पता होनी चाहिए। अब पेपर करेंसी का फायदा ये था कि इसमें गोल्ड गया तेल लेने, मतलब जितना छापो अपना अपना देश समारो। अच्छा, ये कुछ सिस्टम आप थोड़ा और कनेक्ट कीजिए। तो अगर मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊं तो जो मेटालिक मनी का सिस्टम था 100% गोल्ड रिजर्व का, इसमें हुआ क्या कि अमेरिका जो था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 से 1919 तक खूब पैसा कमाया, खूब गोल्ड कमाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका भी इंगेज हो गया, और अमेरिका ने जो है कई देशों को बहुत सारी मदद भी की, जिसमें यूके, फ्रांस वगैरह वगैरह देशों को। और अमेरिका ने इस बार फिर पैसा कमाया, बट इसका थोड़ा पैसा गया भी। इस बार अमेरिका ने क्या कहा कि आप सभी के पास पैसा तो बचा नहीं है। किससे कहा, ये छोटे मोटे उसके जो पिछलग्गू हैं यूके, फ्रांस, इनसे कहा कि आपके पास पैसा तो बचा नहीं, गोल्ड रिजर्व आपके पास बचा नहीं है। आज से दुनिया में गोल्ड रिजर्व मैं मेंटेन करूंगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गोल्ड है। तो सब भिखमंगे खड़े हुए थे वहाँ पे। पूछा क्या करना पड़ेगा, कहा कि आज से पूरी दुनिया में डॉलर चलेगा जो अमेरिका में चलता है। कहा अच्छा ठीक है। कहा कि जो डॉलर होगा वो गोल्ड में कन्वर्टेबल होगा। जैसे अगर आप $1 लेके जाओगे तो यूके वालों को मैं 2 ग्राम गोल्ड दे दूंगा। अब आप तौलने मत चले जाना, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ रहे। तो फ्रांस वालों से कहा कि आप लेकर आओगे
तो आपको मैं $1 के बदले 1 ग्राम गोल्ड दे दूंगा। अब हुआ यूं कि जनता जो है डॉलर तो गई तेल लेने, जनता जो है डॉलर लिए, भैया 1 ग्राम गोल्ड सबने नोट दे दिया सरकार को और गोल्ड लेकर घरे चली आई। अब देखिए यूएस के पास गोल्ड कम हो गया था। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि हुआ कब था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसमें यह फैसला लिया गया था कि आज से पूरी दुनिया में डॉलर चलेगा, क्योंकि सारे देश भिखमंगे हो चुके लड़ते लड़ते। अमेरिका एक ऐसा बचा था जिसके पास अच्छा खासा पैसा था, गोल्ड रिजर्व था। कहा ठीक है चलो गोल्ड मानेंगे। बट 1971 में 1971 में अमेरिका कहता है कि अपन के पास कोई गोल्ड बचा नहीं है, अब मैं ना तुमको दे पाऊंगा, बट हाँ अमेरिकी डॉलर ही चलेगा पूरी दुनिया में, अभी भी इतनी ताकत है हमारे पास, बस कन्वर्ट अब कुछ नहीं होगा। तो ये अनाउंसमेंट अमेरिका ने कर दी। अच्छा, तो पेपर करेंसी का मतलब ये होता है कि ये सब फर्जी बात है, इसीलिए तो उसमें लिखा जाता है मैं धारक को 50 रुपये काटने का वचन देता हूँ मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उसके पीछे वैल्यू आई नहीं एक्चुअल उसकी, वो तो बस कागज का एक टुकड़ा है। कई लोग बहुत विद्वान व्यक्ति ये बताते हैं कि उसमें एक चांदी की वो लगी रहती है, उसकी कीमत होती है। अरे उनको कोई समझाओ जाकर। तो अब पेपर मनी हो गया। अब हमने आपसे बात की थी कि पेपर मनी हो गया, अब एक नया सिस्टम और आया जिसको कहते हैं बैंक मनी। अब आप कहोगे सर बैंक मनी क्या होती है तो बैंक मनी होती है वो मनी जो बैंक के द्वारा जारी की जाती है। जैसे आपकी हो गई चेक, जो आपकी चेक होती है वो बैंक मनी का फॉर्मेट होता है। जैसे आप किसी को जब चेक देते हो, समझे, तो वो बैंक मनी का तरीका होता है, मतलब उसमें आपने लिख दिया और सामने वाला ले गया, ये बैंक मनी का एग्जांपल है, समझ गए। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, स्लाइड आपके सामने आ जाएगी या आपको मिल जाएगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और वहाँ से आप मांग लीजिएगा, उस पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। बैंक मनी का एग्जाम्पल है चेक। उसके बाद और भी कोई सिस्टम आया तो मैं आपको मॉडर्न तक लेकर आऊँगा, बात क्या करते हो। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी अब आप कहोगे प्लास्टिक मनी क्या होती है। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है वो मनी जो है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के रूप में आती है। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के रूप में ये कौन सी मनी होती है। क्रेडिट कार्ड, अरे सब बच्चा जानता है कि क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होते हैं जिससे आप बैंक से कर्जा उठाते हो, कर्ज वाला कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जिससे बैंक में पड़ा हुआ पैसा अपना ही आप निकालते हो बिना कर्ज, इतना आसान है। ये होती है प्लास्टिक मनी, जो कार्ड आने लगे तो ये तो प्लास्टिक मनी हो गए। आप कहोगे सर और कुछ, हाँ तो और कुछ भी है, ठीक है। और कुछ क्या है, और कुछ है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों यूनिक है, अगर आप जानते हो मेरे काम को तो मैं इस पर बहुत बड़ा काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स की बहुत बेहतरीन तरीके से जो है चीज़ें पता है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। हालांकि कम पता है, मैं जानता हूँ, बट फिर भी देख लीजिए। तो क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं वो काफ़ी यूनिक होती हैं। खासकर सारी क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। क्यों खास है, अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज में क्या बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट पीछे से नोट छाप देती है जिससे पैसे की कीमत घट जाती है। बट क्या कोई करेंसी ऐसी है जो जिंदगी में कभी भी फिक्स हो, जो कभी भी उसकी सप्लाई बढ़े ना। हाँ है, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में एक करेंसी ऐसी है जिसका नाम है बिटकॉइन, जो कि जिंदगी में दुनिया में 2008 में बनी थी, अभी तक उसकी कोई भी कीमत बढ़ाई नहीं जा सकती है। 21 मिलियन फिक्स है, उसके बाद किसी की कीमत बढ़ेगी नहीं बिटकॉइन की। इसीलिए जो है जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, उसमें लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैं सारी क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बिटकॉइन की। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का कोई यूनिक फीचर होता है, जी हाँ यूनिक फीचर होता है, ये ट्रेसेबल होती हैं, इनसे ट्रेस किया जा सकता है कि, और ये पब्लिक लेजर पे काम करती हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो इसमें मैंने पूरा कोर्स बना के रखा है। आप जाइए कभी हमारे चेकआउट कीजिए क्रिप्टो वाले चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, या हो सकता है इसी डिस्क्रिप्शन में लगाओ, आप जरूर चेकआउट जरूर कीजिएगा नॉलेज को अगर आप बढ़ना चाहते हो। फिलहाल अब हम आते हैं उस बात पे जो बात हम आपको छोड़ के गए थे, जब हमने आपसे कहा था कि क्या जो है लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर क्या होता है और कैसे हमारे देश में जो है एक पैसे की कीमत को जो है कोई व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है लीगल टेंडर की वजह से। दरअसल हमारे देश में 3 चीज़ों को लीगल टेंडर मिला हुआ है। एक मेटालिक मनी, जो आपके सिक्के आते हैं। दूसरा डिजिटल करेंसी, जिसमें आपकी सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई ने अभी भी लॉन्च की है, सीबीडीसी डिजिटल करेंसी, वो भी हमारे देश में लीगल टेंडर है, तभी तो आप यूपीआई पे बेच पाते हो। तो आप कहोगे सर क्या इसके पीछे लीगल टेंडर होता है। हाँ लीगल टेंडर होता है, कानून पास होता है तब हमारे देश में एक्सेप्टेंस बनता है, और कोई लीगल टेंडर वाली मनी को इनकार भी नहीं कर सकता। यदि मैं आज अगर इस चार्जर को लीगल टेंडर बना दूं तो इस चार्जर के बदले भी जो है हमें कल से चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और दुकानदार इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कहोगे सर लीगल टेंडर कहाँ से आया। तो लीगल टेंडर मैंने आपको बताया 3 चीज़ों को मिला हुआ है। सिक्कों को, जो भारत सरकार जारी करती है, पेपर मनी को, अभी मैं इस पर आपको डिटेल में और बताऊंगा। पेपर मनी को ही हम फियाट करेंसी कहते हैं। जो पेपर करेंसी होती है ना, उसी को टेक्निकल टर्म में हम नोट नहीं कहते हैं, ये सब भर्जी बातें हैं, उसको हम कहते हैं फियाट करेंसी, टेक्निकल टर्म्स इन इकोनॉमिक्स। और तीसरी जो करेंसी होती है उसको डिजिटल करेंसी। ये तीनों चीज़ों को हमारे भारत में लीगल टेंडर का दर्जा मिला हुआ है। हमारे देश में बैंक की मनी जो अभी मैं पढ़ा चुका, उसको लीगल टेंडर नहीं मिला हुआ है। जैसे इसीलिए तो चेक अगर किसी व्यक्ति ने लेने से इनकार कर दिया तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि चेक आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगल टेंडर ही नहीं है। आप समझे पीछे का कारण। तो अब लीगल टेंडर आया कहां से। देखिए हमारे देश में 2 लीगल टेंडर चलते हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। कैसे लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड लीगल टेंडर वो लीगल टेंडर होता है जो एक लिमिट में ही ग्राहक के द्वारा पैसे दुकानदार ले सकता है। जैसे सिक्के, आप चाहें कि किसी दुकानदार को सिक्के आप अनलिमिटेड देना चाहें, वो लेने से मना कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड लीगल टेंडर के अंतर्गत आते हैं।
लिमिटेड लीगल टेंडर में सिक्के आते हैं जो कि कॉइन एज एक्ट 2011 से गवर्न होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को आप 1000 रुपए तक के ही 1 रुपए के सिक्के दे सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि 50 पैसे के सिक्के आप किसी को सिर्फ 10 रुपए तक ही दे सकते हो, यानी कि 20 सिक्के ही 50 पैसे के किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 50 पैसे के बिलो के सिक्के यानी कि नीचे के सिक्के भारत सरकार ने विड्रॉ कर लिए हैं 2011 में। 50 पैसे से नीचे का सिक्का हमारे देश में देखने को नहीं मिलता, नहीं चलता है, हटा गया, विड्रॉ कर लिया गया। जैसे अभी 2000 का नोट विड्रॉ किया गया है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसको मिला है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मिलता है हमारे देश में आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 के तहत, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश का जितना भी बैंक नोट है वो सारे लीगल है, मतलब 1000 500 जो भी हो सारे लीगल टेंडर होते हैं, समझे? यानी कि उनको लेने से मना कोई नहीं कर सकता। नोट आप किसी को देने चाहिए, मना नहीं कर पाएगा। दे कैन बी यूज फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेप्ट इन इंडिया, कैन लेंडर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब हम एक जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसको लेने से तो कोई मना नहीं कर सकता है, और उसका जो सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि अच्छा डिजिटल करेंसी भी अनलिमिटेड में आती है कि उसका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि उससे कर्ज को जो है माफ किया जा सकता है। मतलब हमारे देश का एक कानून है कि कर्जा सिर्फ लीगल टेंडर मनी में ही पैड किया जाएगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि जितने भी डेप्ट के सेटलमेंट हैं वो नोट में ही किए जाएंगे। कौन से नोट? ये जो आप लिए घूमते हो, इनमें इतनी क्षमता होती है, यही आपके कर्जे को बंद मतलब समाप्त कर सकते हैं। यानी कि किसी भी लीगल टेंडर की पहली खासियत क्या होती है कि डेप्ट का जो सेटलमेंट है वो नहीं अनलिमिटेड लीगल टेंडर वाले नोट्स की बदौलत ही होता है, समझ गए? ये होता है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26। अगला नंबर मैं आपको कमोडिटी मनी बता चुका हूँ, कमोडिटी भी बता चुका हूँ, पेपर भी बता चुका हूँ, मेटालिक भी बता चुका हूँ, बैंक मनी बता चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसी बता चुका हूँ, प्लास्टिक मनी बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए आपके सामने कितना बेहतरीन चित्र है जहाँ पे मैंने जो इवोल्यूशन ऑफ मनी भी बताया हुआ है, सारी चीज़ें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आती है बैंक की बात। बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, तो इस पर जो है मैं ठीक से आपसे बात करने वाला हूँ। हालांकि चाहूँ तो मैं काफ़ी लंबा इस पर बोल सकता हूँ, बट जितना आपके सिलेबस में उसी हिसाब से बोलूँगा। तो बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। देखिए डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं। बैंक जो है डिपॉजिट दो तरीके के लेता है। आपको सर जल्दी बताइए, बैंक डिपॉजिट दो तरीके के कैसे लेता है? एक होता है डिमांड डिपॉजिट। वो डिपॉजिट होते हैं जो आप सेविंग अकाउंट में जमा कराते हो, कभी भी निकाल लेते हो, ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब डिमांड जब पड़ेगी तो ग्राहक ले जाएगा पैसे। ये बड़े खतरनाक होते हैं, मजा नहीं आता है। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो टेन्योर के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं, जैसे एफडी वगैरह, एफडी आरडी। इसमें क्या होता है कि एक साल जमा कर दीजिए, फिर बैंक जो है आपको पैसा बढ़ा के दे देगा अगले साल। इसमें बैंक को फायदा होता है। तो डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। बैंकों का जो फंक्शन होता है वो बस इतना सा होता है कि लोगों को सुविधाएं प्राप्त करवाना, लोगों की कंप्लेन को सुनना, और लोगों के डिपॉजिट को जमा करना, और लोगों के जो जमा हुए पैसे हैं उनकी सुरक्षा को मुहैया कराना। क्योंकि अगर पैसा ही नहीं आपका बैंक में सुरक्षित होगा तो फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए हमारी जो आरबीआई है बहुत सख्त रहती है बैंकों से। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि डीआईसीजीसी एक्ट जो 2021 में अभी संशोधित हुआ है, उसके तहत हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति का पैसा 5 लाख रुपए तक का अगर बैंक में रखा है, अगर बैंक भाग भी जाती है तो आरबीआई अपने जो फंड है उससे आपको पैसा दिलवाएगी 5 लाख तक का। ये आपको बात पता होनी चाहिए। कौन से एक्ट? डीआईसीजीसी एक्ट, जिसका संशोधन 2021 में हुआ था, जिसमें पहले 1 लाख लिमिट थी, अब 5 लाख कर दी गई। तो आप कहोगे सर क्या मेरा 5000 रुपए अगर वो बैंक भाग जाए तो 5 लाख रुपए मिलेगा? ना, 5000 मिलेगा मैक्सिमम। वो मतलब है, समझिए, अगर 5 लाख आपका गुम हो जाता है तो आपको 5 लाख मिलेगा, 10 लाख गुम हो जाता है तो 5 लाख मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको हर बैंक में 5-5 लाख रुपए ही जमा करने चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इस वीडियो को अगर आप अभी तक देखते देखते अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और बहुत कुछ अभी आप सीखने वाले हो तो वीडियो को 1 लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि बैंक आखिर करती क्या है पैसों का। बैंकों का देखिए सीधा फंडा होता है, पैसे लोगों से लो और पैसों को रखने के बजाय उसको लोन में दे दो, और फिर लोन जो है जो लोगों के पास जाएगा उससे ब्याज मिलेगा, जिससे बैंक के खर्चे बनेंगे। और इस तरीके से बैंक जो है अपना पैसा की कमाई करती हैं, या कभी कभी बैंकें जो है इंटरेस्ट कमाने के लिए आरबीआई के पास भी पैसा जमा कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जब बैंकों को कर्जा देती है तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट, और जब बैंकें आरबीआई को पैसा देती है कि हमारे पास ज़्यादा हो गया है, आप रख लीजिए, कुछ पैसा दे देना, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, हालांकि थोड़ा डिटेल रेपो रेट का सिस्टम है, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिए। बैंक के और भी कोई फंक्शन होते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आगे आपके लिखे रखे हैं जो जरूरी है आपकी किताब में मैं बता चुका हूँ। अब बैंकें लोन आके देती कैसे हैं? क्या कोई ऐसे दे देती हैं कि मैं गया बैंक में और मुझे लोन दे दिया? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ गोल्डन लाइन बताना चाहूँगा कि दुनिया में कभी भी लोन किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ दिए नहीं मिलता है, और बिना जो है ब्याज पे नहीं मिलता है। अगर आपको कोई ये कहे 0% इंटरेस्ट रेट, तो आप फर्जी मान के तुरंत निकल लीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही बड़ा दानी भले हो तो बदले दीजिए, वरना ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन बैंकों की हम बात कर रहे हैं, तो बैंकें जो है आपसे लोन आपको तभी देती हैं जब आप कुछ कोलेटरल रखते हो। कोलेटरल का मतलब ये है कि अगर आप 2 लाख का लोन ले जा रहे हो तो कुछ तो ऐसा एसेट अपना रख के जाओ, अगर तुम लोन ना पे कर पाओ तो हम उसको बेच करके अपना पैसा निकाल लें तो उसको कहते हैं कोलेटरल। बैंकें जो हैं आपके उसी चीज़ को बेच के पैसा निकाल लेंगी। अच्छा, लोन की लोगों को जरूरत क्या पड़ती है? क्या लोन अच्छा है, क्या लोन बुरा है? तो यहाँ पे मैं आपका अपना यूनिवर्सल लॉ छोड़ना चाहूँगा कि दुनिया में कुछ भी बुरा भी नहीं है, कुछ दुनिया में अच्छा भी नहीं है। यदि लोन की बात की जाए तो लोन बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपका इसका प्रयोग करना जानते हो, क्योंकि लोन में आपको 7% ब्याज पड़ता है। अगर आप इससे 20% प्रॉफिट कर लो तो लोन तो फायदा होता है।
आप मान लीजिए 1 लाख रुपए उठाओ, फिर करोड़ों में उठाओ, तो करोड़ों का फिर आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। यदि आप प्रॉफिट मेकिंग पर्सन हो तो लोन आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, इसलिए तो लोग फाइनेंस करवाते हैं, समझे। तो लोन एक अच्छी चीज़ है और उन लोगों के लिए बेकार है जो बेमाइंड टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो पैसा देना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तो लोन मिल गया, अब जो है सरकारें आएंगी माफ़ करेंगी और लोन जो है हम चुकाएंगे नहीं। इससे उनका सिविल स्कोर भी खराब होता है। सिविल स्कोर का मतलब है कि आपकी जो इज्जत है बैंकों की नज़रों में वो खराब होती है और आप जो है फिर दोबारा कहीं भी लोन लेने के योग्य भी नहीं रहते हो। इसलिए लोन एक अच्छी चीज़ है अगर इसका प्रयोग अच्छे से किया जाए। अच्छा, इंडिया में जो है हर व्यक्ति डेप्ट के ट्रैप में फंसा हुआ है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? दरअसल हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग लोन लेते हैं अपनी कृषि के लिए, जिसको हम केसीसी कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, और भारत सरकार उस पर कई सारी छूट भी देती है, कभी कभी ब्याज भी माफ कर देती है, बहुत सारी पैमाइशें की जाती हैं। अगर मान लीजिए कहीं पानी आनी बरस गया तो भारत सरकार पैसे कह देती है कि अगले साल दे देना, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी किसान ने, जो कि इस देश की ताकत होते हैं, अगर उन्होंने कर्ज लिया है, मान लीजिए 2 लाख का लिया है, और मान लीजिए जिस फसल के लिए लिया था उसमें पैसा तो उन्होंने सारा लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, पूरी मेहनत की, बट अंत में क्या हुआ कि फसल बर्बाद हो गई किसी कारणवश। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। जब पैसा बर्बाद उनका हो गया तो सबसे बड़ी जोखिम किसके ऊपर? किसान के ऊपर। किसान ने क्या किया इसमें? तो उसकी कोई गलती नहीं। अब पैसा वो बेचारा कहाँ से देगा? तो भारत सरकार क्या करती है, उस जगह उसको राहत दे देती है कि चलिए कोई बात नहीं, हम जो है आपसे बाद में ले लेंगे पैसे, इस साल जो है हम आपको माफ कर देते हैं। तो ये एक तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट जो है किसानों को प्रोत्साहित करती है और किसान जो है अपने आप को प्रूव भी करते रहते हैं समय समय पर। ठीक चीज़ है। और कई किसान क्या होते हैं कि एक कर्ज लेने के बाद दोबारा पे ही नहीं कर पाते हैं और वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और बुरी बुरी दशा हो जाती है। कई हमारे देश में कृषक हैं जो फांसी भी लगा लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे देश में बड़ी समस्या है। इससे कैसे निजात करना है, ये सरकार को पॉलिसी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि एक बड़ा व्यक्ति जो है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जब कर्जा लेके भाग जाते हैं तो हमारे देश में उनके कर्जे को माफ कर दिया जाता है। लेकिन एक जब किसान जो 50,000 या 1 लाख रुपए कर्जा लिए, उसके ऊपर बैंकें जो है चढ़ पड़ती हैं और उनसे डेली डेली जो है उनकी बेइज्जती की जाती है। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि एक बड़ा व्यक्ति 9,000 करोड़ का लेकर पैसा भाग जाता है, विजय माल्या टाइप का, और एक छोटा व्यक्ति उसको डेली डेली टॉर्चर किया जाता है। हालांकि आरबीआई की अभी करंट की गाइडलाइंस है कि किसी भी व्यक्ति को आप सुबह सुबह 8 बजे से पहले लोन के लिए कॉल नहीं कर सकते हो रिकवरी के लिए, और भारत सरकार ने कई सारे इसके लिए लिए भी हैं। कई बार माफ़ भी किया जाता है। मैं माफ़ी का समर्थन नहीं हूँ, बट हाँ, यदि कहीं ना कहीं अगर किसानों को कर्ज ब्याज भी अगर उनको माफ़ कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि देश का हमारा कई किसान है जो पैसे चुका सकता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो किसान हैं उनको पूरा तो नहीं, बट हाँ कुछ छूट उनको देनी चाहिए, ताकि वो जो है अपनी रोजगार और सुसाइड वगैरह ना हो हमारे देश में। इसके लिए जो है आप सोचिएगा, विचारिएगा, बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जो देश है हमने आपको बताया कि हमारे देश में लोन्स दिए जाते हैं, उसका मैंने सब चीज़ें आपको बता दी। और इन सारी चीज़ों का जो देख रेख है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ जो 1 रुपये का सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। इस चीज़ को जरा नोट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं, नोट वगैरह। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, ठीक है। और हमारे देश में जो है 2 तरीके के लोन्स दिए जाते हैं। एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। ये जो फॉर्मल लोन्स होते हैं ये कोऑपरेटिव के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे बैंकों के द्वारा। और ये सारे लोन को जो है जो मॉनिटर करती है वो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और ये सारे लोन जो है इंडिया में दिए जाते हैं। लोन्स के कई टाइप्स भी होते हैं, फिलहाल यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। और ये सारी लोन की जो जानकारी है वो आरबीआई को, जो कमर्शियल बैंक होती हैं, जो नीचे की बैंकें होती हैं, उनको सभी को जो है जानकारी आरबीआई को समय समय पर प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आपने कितना लोन दिया, कितना रिकवरी हुआ। ये सारी चीज़ें आरबीआई को समय समय पर देनी भी पड़ती हैं। तो ये तो हो गई लोन की बात। अब बात कर लेते हैं, क्या भारत सरकार ने इस लोन के चक्कर के लिए कुछ किया है? तो हाँ, बहुत अच्छी एक स्कीम निकाली है। अगर आप गांव गली में जाओगे तो आप देखोगे, पाओगे महिलाएं जो हैं एक ग्रुप में जुड़ी होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? दरअसल ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें गाँव की जो महिलाएं हैं वो आपस में जो है पैसे इकट्ठे करती हैं, एक गुल्लक में डालती हैं, और एक जो है उन्हीं में से कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मेंबर बन जाता है, वो उसको अकाउंट संभालता है। जैसे मान लीजिए मैं एक गाँव की 50 महिलाओं ने 1000 रुपये हर महीने डालना उस गुल्लक में चालू किया। 50,000 रुपये आ गया एक महीने में 50 महिलाओं के द्वारा। साल में आ गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए साल में आ गया उस गुल्लक में, गांव की महिलाओं के सपोर्ट से, क्योंकि सबने 1000 रुपए डालने चालू किए थे और 50 महिलाएं थीं। अब इससे फायदा ये होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो ये 6 लाख रुपए साल में आया है, इसी में जो है 50-60 हज़ार रुपए गवर्नमेंट डाल देती है। जैसे मान लीजिए आप गुल्लक में जब पैसे जमा करते हो तो कई बार क्या होता है, कोई बड़ा जो है उसमें पैसे डाल देता है कि चलो ये मेरी तरफ से। ऐसे सरकार भी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया गया उसमें पैसे डाल देती है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कि देखिए सरकार ने भी पैसा दिया है। और कई चीज़ें जो है दी जाती हैं सरकार के द्वारा। आपको सर इससे फायदा क्या होगा? क्या ये पैसे कमाने का तरीका है? कमाने का तरीका नहीं है। अब ये 6 लाख में से मान लो किसी एक महिला के घर पे कोई आपत्ति आ गई और उसको पैसे चाहिए, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो पैसे हैं 6 लाख, उसमें से जो भी उसको 50, 1,000, 1 लाख रुपए चाहिए वो इससे उठा ले बिना कोलेटरल के। मतलब उससे कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता है, बस इतना सा भरोसा रखा जाता है कि महिला जो है दे देगी। और अगर नहीं भी देती है तो सरकार तो आपको उतना पैसा दे ही देती है। और मतलब कोई ज़्यादा दबाव की बात नहीं रहती है। जैसे एक मान लीजिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, वो उसको लोन कैसे मिलेगा? उसके पास जमीन ही नहीं है, कोलेटरल क्या दे जा करके? तो उसके पास कोलेटरल के लिए यही तरीका है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ जाए और वहाँ से पैसा उठा ले, उसके बाद जो है पैसे को आराम से दे दे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो ब्याज की दर होती है वो बहुत कम होती है, और उसमें पैसा उठा ले, अपनी पैसा मतलब अपने लोगों ने जमा किया है उसी में से पैसा ले लो और टाइम पर जमा कर दो। कितना बेहतरीन तरीका है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसमें गवर्नमेंट में पैसा डालती है। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा तरीका, मुझे तो पसंद आया। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है
ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। क्या है इस चैप्टर का उद्देश्य? इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आपको इंडियन इकोनॉमी और पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि आज जो दौर है वो सिर्फ एक गांव गली में नहीं है। जैसे आज आप फोन पे देखो तो आप अमेरिका की चीज़, यूके की चीज़, इतनी कंपनी के ब्रांडेड शोरूम्स हैं जो चीज़ें आप इंडिया में मंगा सकते हो, बस आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ऑनलाइन चीज़ आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। तो ये सब दौर किसका है? ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगर आज हमें भी जो है सुपर पावर बनना है तो हमें भी ग्लोबल होना पड़ेगा। हम सिर्फ गांव गली में ग्राहकों के पास ही सीमित नहीं हो सकते हैं। आज ऑनलाइन का जमाना है, आज अपने जो दुकानें हैं उसको ऑनलाइन डालिए, इससे हम जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे बहुत कुछ हम जान भी सकते हैं। आपको अगर सर कैसे, तो इसका तरीका ये है कि ग्लोबलाइजेशन दरअसल होता क्या है। मैं आपको फिर यहाँ पे सावधान कर दूं कि हर चीज़ के बेनिफिट और लॉस होते हैं, इसके भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज हैं ग्लोबलाइजेशन के। आगे वीडियो में कवर करूंगा। ग्लोबलाइजेशन का है कि अपनी दुकान को पूरी दुनिया से जोड़ना, वर्ल्ड वाइड जोड़ना, बाय डेटा नेटवर्क जोड़ना। अब इसमें रोल निभाती है एमएनसी। एमएनसी कौन सी कंपनी होती है? एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी, मतलब जो कई सारे देशों में ऑपरेट करती है और जहां से उसको माल सस्ता मिलता है वहां से चीज़ें उठाती है और किसी जहां पे डिमांड ज़्यादा है वहां पे बेच देती है। कितना बढ़िया सिस्टम है बिजनेस का। जैसे मान लीजिए इंडिया में जो है आलू महंगा होता है, एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में आलू सस्ता है। उत्तर प्रदेश कभी आप आइए तो जो है आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यूपी में आलू सस्ता मिलता है और किसानों का बहुत प्रोडक्शन हैवी रेट पे होता है। कई बार क्या होता है, आलू फेंका जाता है और किसानों को उनकी कीमत नहीं मिल पाती है। बट हमारी भारत सरकार क्या कर सकती है कि उसको फैक्ट्री बनाए, उसमें चिप्स भरे, उसमें चिप्स बनाई जाए आलू की चिप्स को जो है, जैसा कि अगर आप पैकेट लेने जाओ आलू की चिप्स का तो कंपनियां 2-4 चिप्स डालती हैं और आपसे 5 रुपये वसूल लेती हैं। बट क्या वो कीमत किसान को मिलती है? नहीं मिलती है। ऐसे ही गन्ना किसानों का भी हाल है। गन्ना किसानों से सस्ते दामों में गन्ना खरीदा जाता है, उसी को जो है पेर पार के उसमें गिलासों में भर भर के आदि पानी मिला करके गन्ने का जूस बेचा जाता है 10 रुपये गिलास, जो कि एक गन्ने से 4-5 गिलास बन जाती हो। बट क्या वो पैसा किसानों को मिला? नहीं मिला। इसीलिए हमारे देश का किसान कमजोर है, क्योंकि हमारा किसान से प्रोडक्शन में लगा हुआ है। अगर वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का और हब संभाल ले, अगर वो सेकेंडरी सेक्टर में और आ जाए तो वो जो है इस देश में पावरफुल बन सकता है। हमारा देश से प्रोडक्शन में लगा हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर का जो किसान है वो प्रोडक्शन तो करना जानता है बट उसको बेचना नहीं जानता है या उसको मैन्युफैक्चर करना नहीं जानता है। ये सारी फायदा उठाती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां। वो करती क्या है, वो उत्तर प्रदेश में आएंगी, आलू आपसे 500 रुपये का ले जाएंगे और उसके बाद जो है उसी की चिप्स बना करके 50,000 रुपये में बेचेंगे जाकर विदेश में। इसीलिए हमारे देश की जो मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे देश में एग्रीकल्चर क्यों खराब है, कारण यही है। सपोर्ट सरकार की तरफ से भी उतना लेवल पे नहीं है। अगर उतना किया जाए तो हमारे देश में जो फेंका जाता है इतना माल पानी, वो सब ना फेंका जाए, उसका प्रयोग हो और विदेशों में जाकर के बेचा जाए। जैसे विदेशों में चिप्स का इतना महंगा मिलता है विदेशों में चिप्स, तो क्या किया जाए, इतना आलू अपने यहाँ पे पैदा होता है, चिप्स ज़्यादा भर दो, सस्ते दामों बेचो जाकर विदेश में। कम से कम किसान की, मैं कहता हूँ अगर किसान 4 गुना नहीं 2 गुना तो कमाएगा। तो इस तरीके से किसान हमारे देश का अमीर बन सकता है। बट किसान प्रोड्यूसर बना हुआ है, उसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। क्यों करे? क्योंकि आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार हर चीज़ में गवर्नमेंट ही काम आए, आपको खुद करना चाहिए। जो गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हो? क्यों जो है आप जो है एक्सप्लॉइट होते हो जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनके द्वारा ही। और हमारे यहाँ पे ये गारंटी दी जाती है कि हमारे जो एनएफसीआई के गोदाम हैं, यानी कि जो गोदाम जैसे नहीं होते हैं राशन कार्ड वाले, एनएफसी के गोदाम, वहाँ पे खरीदारी की जाएगी। बट एनएफसी गोदामों की सच्चाई है कि वहाँ पे कोई खरीदारी नहीं की जाती है। आप जाइए वहाँ पे 4 दिन खड़े रहिए, आपकी कोई खरीदारी नहीं करेगा। और उनका मेल मिलाप होता है पास ही के एक ठेकेदार से, जिससे कह दिया जाता है कि आप वहाँ पे बेच आइए प्राइवेट, और प्राइवेट जब आप बेचोगे सस्ते में कुछ कमीशन अधिकारियों को दे दिया जाता है। यही है करप्शन, भ्रष्टाचारी। तो ये सब सिस्टम में खराबी है। ठीक है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो यही करती है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी समझाया गया है कि ऐसे पैसा कमाया जाता है। अब जो एमएनसी हैं वो पैसा कमाती कैसे हैं? मैंने आपको बता दिया कि सस्ते में एक देश से खरीदा दूसरे देश में बेच दिया, या टैक्स से बचने के लिए ऑफिस भी तो अपना दूसरी जगह पर सेटअप कर लेती हैं और धंधा बहुत अच्छे से करती हैं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका धंधा एक से कई देशों में होता है, ये होती है मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसपे कई सारी जो एक्टिविटी हैं आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं उसको पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कंपनी फोर्ड का जिक्र किया गया है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें कहा गया है कि फोर्ड एक ऐसी कंपनी है, आपने देखा होगा फोर्ड की कारें आती हैं, 26 देशों में ऑपरेट करती है फोर्ड कंपनी, और ये इंडिया आई थी 1995 में। 17,000 करोड़ से इसने जो है अपने प्लांट को सेटअप किया था चेन्नई में। और ये आज जो है महिंद्रा और जो बड़े बड़े इंडिया के मैन्युफैक्चर हैं जीप और ट्रक के, उनके साथ कोऑपरेशन करके आज ये 2014 में 2014 में 77,000 कार्स इंडिया की मार्केट में सेल करती है। और 77,000 कारें ही लगभग एक्सपोर्ट भी की जाती हैं इंडिया से साउथ अफ्रीका, मतलब इंडिया में बनाई जाती हैं 77,000 कारें, 77,000 कार्स 2014 में 2014 में। मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी, जायंट कंपनी। सिर्फ कैसे? क्योंकि मल्टीनेशनल है, पूरी दुनिया में व्यापार करती है। क्योंकि आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो भारत की तरफ क्यों, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। पैसे का कोई सगा नहीं होता है भारत के पास, इसलिए सब तारीफ कर रहे हैं कि भारत के पास मार्केट है। यानी कि जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो बेचोगे कहाँ पे? भारत एक बड़ी मार्केट है, इसीलिए सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आप समझिए थोड़ा राजनीति को और इकोनॉमी को। इकोनॉमी डिसाइड्स पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स आपके देश में वैसी ही चलेगी जैसी इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी बहुत हद तक पॉलिटिकल घटनाओं को अंजाम देती है। जैसे अगर देश में गरीबी आ जाए तो पॉलिटिक्स पूरी चेंज हो जाएगी, समझे। अगर देश में अमीरी आ जाए तो पॉलिटिक्स पूरी चेंज हो जाएगी। आप कहोगे सर कैसे? पूरी तरीके से चेंज होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आज देश में हमारा देश गरीब है,
तो हमारे देश में हर चुनाव में वादा होता है कि हमारे देश में मैं भूख बीमारी सब मिटाऊंगा, बट हर 5 साल में यही वादा होता रहता है और वादा चलता रहेगा। बट अगर आप अपने इंडिया में ही देखो तो हमारा इंडिया का एक मेन लैंड है और एक रिम लैंड है। मेन लैंड का मतलब नॉर्थ इंडिया और रिम लैंड का मतलब साउथ इंडिया। जो मेन लैंड नॉर्थ इंडिया है उसके जो लोग हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में एंगेज रहते हैं। इसका तरीका ये इसका कारण ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर राजनीतिक घटनाओं को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होगा वो राजनीति में ज़्यादा आता है, और जो व्यक्ति संपन्न होगा साउथ इंडिया में बात डेवलपमेंट पे की जाती है, और नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स में कि अपना नेता कैसा होगा। यही तो फर्क है। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर बात आप करते हो एजुकेशन पे, तब आप बात करते हो हेल्थ पे, तब आप बात करते हो न्यूट्रिशन पे, तब आप करते हो क्वालिटी पे, तब आप करते हो गुड गवर्नेंस पे। बट जब आपके पास पैसा ही नहीं होता है तब आप क्या करोगे? 2 टॉफी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए, शाम की सब्जी मिल जाए, सुबह की रोटी मिल जाए, ये होता है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले इकोनॉमिकली संपन्न बनिए। जब आपके पास पैसा होगा तो गवर्नमेंट भी जो है इन चीज़ों से उठ पाएंगी और फिर आपको इस जाल में नहीं फंसा जाएगा, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हो चुके हो। अब गवर्नमेंट के ऊपर चिंता पसीना आएगा किस चीज़ का? डेवलपमेंट देना है। अब लड़ाई होगी डेवलपमेंट के ऊपर कि किसने कितने कंप्यूटर लगाए, किसने कितने कंप्यूटर में लोगों को जागरूक किया, पढ़ाई कितने दी। अब लोगों का ये थोड़ा नहीं रह चुका है। ये होती है इकोनॉमी की पावर। इसलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमी डिसाइड्स पॉलिटिक्स। राजनीति उसी चली और चलेगी जैसी इकोनॉमिक्स चलेगी। इसलिए संपन्न बनिए, समझे। ऐसे देखिए और आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि भारत में चाइनीज जो खिलौने हैं बहुत इंपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि वो सस्ते हैं, किफायती हैं। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग दिवाली में चाहे झालरें हो और चाहे खिलौने हो, सभी लोग जो है चाइनीज इंपोर्ट करते हैं। आप कहोगे सर देशभक्ति, अगर हमारे देश के लोग खरीदे ना तो चाइनीज इंपोर्ट बंद हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देशभक्ति तब ठीक लगती है जब जिंदगी बचे। अब यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को युद्ध में उतार दो और उससे कह दो कि तुम्हें देशभक्ति है और तुम जो है मर कट के एकदम आओ, एकदम लड़के आओ, नहीं जाएगा। देशभक्ति तभी ठीक लगती है जब वो इकोनॉमिकली संपन्न होता है, पेट भरा होता है, तब लड़ने में मजा भी आता है। अब एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास 5 रुपए हैं और उसका अगर चाइनीज झालर से काम बनना है तो काहे नहीं वो खरीदेगा? तो आप कहोगे सर कोई सोल्यूशन है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए ना, इंडिया में आप इनिशिएटिव लीजिए, काहे नहीं लेते हो? हर चीज़ का समाधान है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे जो है मैं आपको दुनिया का एग्जाम्पल क्यों दूँ, मैं बात आपके भारत की करूँगा। तो भारत के ग्लोबलाइजेशन का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, जिसमें कई सारे देशों के साथ व्यापार होता है और कई सारे देशों के बीच व्यापार होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में व्यापार बहुत समय से होते आ रहा है। पहले चाहे सिल्क रूट हो, व्यापार हुआ करता था, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। मॉडर्न जमाने में अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहले एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। बट ये आईटीओ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, एग्जिस्टेंस में नहीं आया ग्लोबलाइजेशन के लिए। सारे देश व्यापार करना चाहते थे एक दूसरे से। अभी मैं आपको बिल्कुल करंट में लेकर आऊंगा क्योंकि करंट मेरे हर चीज में कवर होता है। सबसे पहले आईटीओ स्थापना हुई, सॉरी आईटीओ कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, वर्ल्ड वार सेकंड की तरफ आईटीओ आने वाला था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गेट आ गया। गेट कहोगे आप एग्जाम वाला गेट? नो, गेट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्या होता है? देखिए सभी देशों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या रहती है व्यापार करने में, वो है टैरिफ की। ये टैरिफ क्या होता है? मोबाइल में रिचार्ज वाला ना। टैरिफ का मतलब होता है कितना आप टैक्स लगाओगे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कितनी लगाओगे, ये होता है टैरिफ। तो कितना टैरिफ लगाओगे, ये हर देश के बीच लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। आप टैरिफ लगा रहे हो, कम लगा रहे हो। तो ग्लोबलाइजेशन में सभी देशों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक संगठन बनाने की कोशिश की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। सबसे पहले आईटीओ जो कि असफल रहा। फिर 1948 में 1948 तरफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गिट, जिसमें कई सारे मेंबर जुड़े। बट अमेरिका चाहता था कि मेरा दबदबा होना चाहिए, और अमेरिका जो है इसमें प्रॉपर रूप से डोमिनेट कर नहीं पा रहा था क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता है कि मैं ही जो हूँ हर जगह चमकूँ, सुपर पावर मानता है अपने आप को, ठीक है। तो अमेरिका को इसमें मजा नहीं आ रहा था। अमेरिका चाह रहा था कैसे मुझे मिले मौका, मैं अपने ऊपर चलाऊंगा कुछ। तो गेट आया। अंत में अमेरिका की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई 1995 में, जब गेट के जो मेंबर हैं वो मिले मराकेस में। मराकस, हालांकि जो भी हो, मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँ, मराकस जो भी हो, बट ऐसे ही होगा मराकस कुछ करके, मराकेस या जो भी हो। वहाँ पे सभी लोग जो है मिले आकर के, और 164 कंट्री 164 कंट्री ने जो है एक साथ साइन किया और कहा कि आज से गिट का नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जो आज आप सुनते हो जिसको कहते हो WTO। अब इस WTO में सारे देशों ने 164 कंट्री उस समय जुड़े थे। अब अमेरिका इसमें सुपर पावर डोमिनेट कर रहा था WTO। हालांकि WTO से इंडिया के बहुत सारे झगड़े रहते हैं, बट आपका एग्जाम चूंकि छोटा है तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, छोटे लेवल। तो WTO जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, आज भी WTO चलता है। लेकिन WTO का काम क्या? WTO का काम है दुनिया के जितने भी देश हैं उनको प्रोत्साहित करना ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को जान लेते हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन के बोलने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं बता रही उस दिन कर रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन का दूसरा सबसे बुरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो लोकल पब्लिक होती है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपनी चीज़ों को दिखा पाती है, बेच पाती है। बट इसका नुकसान ये होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में जो है, अपनी चीज़ इंडिया के लोकल लोगों से बेहतरीन क्वालिटी में कम दामों में प्रस्तुत करती है, तो इंडिया का जो लोकल मार्केट है वो गिर पड़ता है। यह है इसकी नुकसान ग्लोबलाइजेशन की। मतलब अगर कोई दूसरा मिल गया बढ़िया क्वालिटी कम प्राइस में देने वाला, तो जो है आपकी मार्केट इंडिया की चौपट हो जाएगी। आप मना भी नहीं कर सकते अगर आपने WTO पे साइन किए हैं, बेचने से नहीं मना कर सकते हो, बेचना देने आपको पड़ेगा। ये है WTO पे साइन करने का उद्देश्य।
इंडिया की बात की जाए, इंडिया जो है जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया बहुत सोशलिस्ट टाइप का व्यक्ति रहा है। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है बहुत चीज़ें सरकारी बेचता था, ब्रेड मक्खन सब सरकारी चलता था। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी एक बार धराशायी हो गई 1991 में, 1991 में। क्या हुआ? इंडिया के पास पैसा ही नहीं बचा। तब इंडिया को कर्जा दिया IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और भारत से कहा कि आप जो है अब से जो है ओपन इकोनॉमी करोगे, मतलब पूरी दुनिया को मौका दोगे अपने भारत में निवेश करने का। और ये भारत के लिए एक वरदान था। IMF ने जो भी किया बेहतरीन किया। IMF ने कहा कि आप जो है जितना पैसा कमाते हो सारा खर्च कर देते हो। आपकी जो दशा है वो आपकी करने की वजह से हुई है, क्योंकि आप किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं देते हो। अगर आप LPG पे साइन करने को तैयार हो यानी कि दुनिया को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाने को तैयार हो तो हम आपको कर्जा देंगे, अदरवाइज भूल जाओ। भारत ने साइन किया और फटाक से जो है एक्सेप्ट कर लिया, भारत को पैसा मिल गया जो भारत ने जो है 2003 में चुका भी दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि इंडिया जो है सुपर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई, जैसे इंडिया में मौका मिला। हाँ, आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, चमत्कार हो गया। आज जो HDFC बैंक ये सारी बैंकें आप ताकतवर देखते हो, ये सब उसी की पैदाइश है उस समय की। अगर वो सब ना हुआ होता तो आज भारत इतना शायद ही पैसे वाला होता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आती है तो व्यापार होता है, रोजगार बढ़ता है, पूरी दुनिया कनेक्ट होती है। क्या ये सब एक ही बंद किए रखे थे? तो 1991 जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें शायद मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो उन्होंने देश को बचा लिया था ठीक है। और उनकी ये नीति बहुत कारगर साबित हुई और भारत आज इतना पैसा है, अच्छा खासा पैसा इंडिया के पास है। लेकिन इंडिया के पास कर्ज भी है जो कि फ्रीबी के चक्कर में बांटा जाता है चुनाव में, वो बड़ी समस्या है इस समय अपने देश में। तो मैंने आपसे डिटेल में बात की, मैं इतनी बातें आपको बता दूंगा कि आपकी आंसर राइटिंग में कमी नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी दे देता हूँ। अब ग्लोबलाइजेशन का कैसे किया जाता है? ग्लोबलाइजेशन आज के दौर में टेक्नोलॉजी से हो सकता है। टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्नोलॉजी, अरे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? एक आम आदमी का चाहे तो अपनी भी ग्लोबलाइजेशन कर सकता है। किसी पे डाले, किसी ग्रुप पे डाले, छोटा सा इनिशिएटिव ले, छोटा सा IT टूल बनाए, छोटा सा ऐप बनाए, छोटा सा साइट बनाए, उसमें अपनी चीज़ों को बेचे या अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचे। अमेजन फ्लिपकार्ट तो आपको हमेशा मौका देते हैं बेचने की चीज़ें। तो आज भी जो है आप ग्लोबलाइजेशन के दौर से जुड़ सकते हो। कई सारी कंपनियां जो आपको प्रोवाइड करती हैं, और वो सब होगा टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से अगर आप दूर रह गए तो ग्लोबलाइजेशन फिर आप कर नहीं पाओगे आसानी से। अब जो है एक डिबेट चलती है लोगों के बीच में, क्या कि ग्लोबलाइजेशन बहुत बेकार है। ये आपकी NCERT में एक टॉपिक पड़ा हुआ, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। कई लोगों को समझ नहीं आती है क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा खराब है। कैसे? लोगों ने साइन तो कर दिया WTO पे, बट कई देश जो है अपने देश में घुसने नहीं देते व्यापार करने के लिए साइन तो कर रखे हैं WTO पे, बट घुसने नहीं देते। तो आप WTO एक्शन क्यों नहीं लेता है? तो आप कहोगे ये फिर कैसे हो रहा है कि WTO पे साइन भी कर लिया और घुसने भी नहीं दे रहे हो। दरअसल घुसने हर कोई देता है, बट सिचुएशन ऐसी बना देता है कि आप घुस ना पाओ। आप कहोगे ऐसा कैसे? ऐसा हो जाता है जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि भारत सरकार ये कह दे कि आज से इंडिया में टॉय बनाइए, खिलौने बनाइए, और आज से चाइनीज आइटम इंडिया में कोई भी व्यक्ति ना खरीदे। मैंने मना तो नहीं किया है, रिक्वेस्ट की भारत जनता से कि आप चाइनीज आइटम मत खरीदिए, और जो भी टॉय बनाएगा, खिलौने बनाएगा, मैं भारत सरकार उसको भरपूर सब्सिडी दूंगी, और जो व्यक्ति टॉय इंडियन गवर्नमेंट के खरीदेगा उसको भी मैं सब्सिडी दूंगी। तो इससे क्या होता है कि जो देश दूसरा आ रहा है इंडिया में वो व्यापार कर ही नहीं पाता है। यानी कि उसके सामने भारत सरकार जब सब्सिडी दे ही रही है तो फिर उसका लिए तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। यानी कि आपने WTO पे भी साइन कर रखे हैं और कितनी अच्छे तरीके से आपने जो है विदेशी कंपनी को बाहर भी निकाल दिया। कितना बढ़िया तरीका है। तो ये डिबेट रहती है कि सही चीज़ है या खराब चीज़ है, इसी को आपके NCERT में दिखाया गया है। हालांकि और भी एक तकनीक होती है जिसको कहते हैं डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग ये होता है कि कोई मार्केट को खराब करने के लिए किया जाता है। जैसे चाइना है, चाइना अपने सस्ते फोन मार्केट इंडिया की मार्केट में इतने उतार देगा कि आपके असली फोन की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी। इससे इंडिया की मार्केट खराब हो जाएगी। ये डंपिंग होती है, और इस डंपिंग को रोकने के लिए भारत सरकार डंपिंग ड्यूटी लगाती है चाइना के ऊपर कि आप इतना सारा करोगे तो हम आपके ऊपर भी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि रोक नहीं सकती भारत सरकार। हाँ, WTO जैसे जैसे कभी कभी नहीं, जब इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट होता है तो लोग कहते हैं हम चाइनीज आइटम नहीं खरीदेंगे। तुम नहीं खरीदोगे ठीक है, बट भारत सरकार ये नहीं कह सकती है कि मैंने इंडिया ना खरीदे। रिक्वेस्ट इनडायरेक्टली की जा सकती है, बट बैन नहीं लगा सकती है, क्योंकि हम WTO पे साइन कर रखे हैं। आप समझे पूरी इकोनॉमिक्स? हाँ, तो अभी भी वीडियो को टाइम है, लाइक कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स। जैसे पूरी दुनिया की मार्केट है, इस मार्केट में दो लोग हैं, एक है प्रोड्यूसर और एक है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। उनके बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। जैसे मार्केट में आप जाइए, कुछ खरीद के लाइए, घर पे आए तो पता चला बेकार निकला, और जो है आपने जब वापस करने गए तो उसने वापस करने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे आप? और वो अजीब अजीब आपको सुनाता भी है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, और जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने सभी देशों को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए तो नारा चला है जागो ग्राहक जागो। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1985 में यूनाइटेड नेशन ने एक जनरल जो है गाइडलाइंस जारी की सभी देशों को। 1985 में जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि कंज्यूमर को कानून बनने चाहिए, कंज्यूमर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों को जारी किया कि आप सभी जो है ये कानून बनाइए अपने देश में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसी को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार थी इंडिया में, उसने जो है कोपरा एक्ट लाया। कोपरा कौन सा एक्ट होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कोपरा एक्ट कहलाता है। इस कोपरा एक्ट में लिखा क्या था? इस कोपरा एक्ट में ये लिखा था
इस कोपरा एक्ट में ये लिखा था कि आज से जो है कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स होंगे, कि कंज्यूमर की सेफ्टी उसका एक अधिकार है, कंज्यूमर को ये जानकारी लेने का एक अधिकार है। जैसे यदि गवर्नमेंट आपको कुछ बेचती है तो गवर्नमेंट से आप आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था उसके तहत आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हो कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहां पे खर्च किया, क्या बेचा, कितने पैसा, क्या कैसे उसमें इंग्रेडिएंट लगे हुए थे, क्या उसमें लगाया था, कितनी क्वालिटी थी, ये सारी चीजें आप सरकार से पूछ सकते हो। कितना पैसा आपने रोजगार पे खर्च किया, कितने इस फील्ड में गया, कितना किस चीज पे खर्च किया गया, ये गवर्नमेंट से आप पूछ सकते हो। ये आपका अधिकार है। क्यों आपका अधिकार है? क्योंकि आप टैक्स देते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कहता है। आप अपनी एफआईआर की कॉपी मंगा सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपको सूचना का अधिकार है, कहीं पर भी बैठ के मंगा सकते हो और आपको सरकार को देनी पड़ेगी। ये तो आरटीआई एक्ट है जो 2005 में सरकारी मामलों से डील करने के लिए आया ताकि जनता को हर चीज की जानकारी हो। बट कोपरा एक्ट में क्या लिखा था 1986 का, जो राजीव गांधी की सरकार में आया था, उसमें यह लिखा था कि अब कंज्यूमर जो है उसको ये राइट होगा कि जो भी चीज उसको प्रोड्यूसर बेच रहा है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं उसकी जानकारी दी जाए। जैसे आपने मान लीजिए कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की, जैसे रियल जूस आपने मैन्युफैक्चर किया, अब रियल जूस में आपको लिखना पड़ेगा कि इस रियल जूस में आपने कितना शक्कर डाला, हपक के पड़ी होती है उसमें शक्कर, कभी चेक करना, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ये आपको बताना पड़ेगा। उसका प्राइस भी उस पर लिखा होना चाहिए, उसका बैच नंबर भी लिखा होना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि प्रोडक्ट जो है एकदम सीरियल से चलते हैं और आप टैक्स की चोरी ना कर पाओ। और बैच नंबर उस पर पड़ा होना चाहिए ताकि एक सीरियलिंग हो, ऐसा ना हो कि फर्जी प्रोडक्ट आ गया हो। तो बैच नंबर होगा, इससे पहचान करने में आसानी रहेगी और इससे जो है ये पता लगाया जा सकता है कि असली कंपनी का है कि नहीं है। नहीं लगा होता है MICR कोड मैग्नेटिक वाला। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखोगे, यानी कि कितनी तारीख को मैन्युफैक्चर किया गया है, कितनी तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा, और जो व्यक्ति ने मैन्युफैक्चर किया है, जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, वो कंपनी कहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है उसका भी एड्रेस लिखोगे। अब आप समझे कि आपकी जो डब्बे में आते हैं उसमें सब चीज़ें क्यों लिखी होती हैं। कोपरा की ताकत है, कोपरा एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये आता है कि चलिए मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है क्योंकि कानून तोड़ने के लिए बने होते हैं, तो कानून तोड़ने के लिए बने होते हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ना माने कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, तो उसके लिए भी फिर इंतजाम कर रखा है। क्योंकि कानून जब तक इंप्लीमेंट कराने वाले ठीक नहीं होंगे तब तक कानून बनाने को फायदा है नहीं। तो कोपरा को अगर कोई व्यक्ति इसको एक्ट नहीं करता है, एक्ट को जो है इनेक्ट नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट की बातों को नहीं मानता है, अवहेलना करता है, डिसकंटेंट ऑफ लॉ करता है, तो उसको जो है 3 स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे अदालतें बना रखी हैं। क्वासी फेडरल मतलब आदि सरकारी और आदि जो है इसी तरीके से क्वासी फेडरल तरीके से बना रखी हैं। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल है, अगर देखा जाए KM मुंशी के रूप में, KM मुंशी के शब्दों में। तो क्वासी सिस्टम जो क्वासी जुडिशियल मशीनरी डेवलप कर रखी है हमारे देश में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप शिकायत कर सकते हो, स्टेट लेवल पे भी कर सकते हो, नेशनल लेवल पे कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिकायत होगी 20 लाख रुपए तक की, और स्टेट लेवल पे शिकायत होगी 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की, नेशनल लेवल पे शिकायत होगी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। हम जो है फालतू की वीडियो देखने में समय गवा देते हैं, जैसे आप शॉर्ट देखने में घंटों गुजार दोगे, बट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सपोर्ट नहीं करते हो। इसके कारण से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो लोग बनाते हैं वो बनाते भी नहीं है। इसमें सब आपकी ही मर्जी है, क्योंकि जो आप सपोर्ट करोगे वैसे कंटेंट आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए जो बेहतरीन कंटेंट आपको क्वालिटी दिया जाता है। तो ये जो है बात हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल स्लाइड है जिसका नाम है ASI एंड एगमॉक। ये क्या होता है ASI एंड एगमॉक? ये दरअसल कुछ ना होता है, ये जो भारत सरकार है उसने कई सारी चीज़ों को देना चालू किया। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, वो क्या करती है, अपना एक लोगो रखती है, मतलब उस ब्रांड होता है वो उस कंपनी का। इसके लिए कई सारी चीज़ें भी जारी की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कम्युनिटी को बाय करने जा रहे हो तो उसमें एक लोगो छपा होता है और एक उसमें ISI लिखा भी होता है, हॉलो मार्क। कभी आप कोई भी प्रोडक्ट देखिएगा तो उसमें एक ISI मार्क पड़ा होता है, जो इस बात का सबूत होता है कि सर्टिफिकेट मिल चुका है कि ये क्वालिटी, सारे स्टैंडर्ड इसमें क्वालिटी के फॉलो किए गए हैं। मतलब ISI मार्क उसी चीज़ में लगा होगा जिसमें सारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड फॉलो किए गए होंगे। जैसे आप किसी प्रेस का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डब्बा उठा लीजिए, कोई भी चीज़ का डब्बा उठा लीजिए, उसमें अगर ISI मार्क नहीं लिखा है, ISI नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक नहीं किए गए हैं। ISI मार्क गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है, उन कंपनियों को दिया जाता है, उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं। और हमारे देश में कई सारे और भी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे ट्रेडमार्क दिया जाता है, TM जिसको शॉर्ट में कहते हैं, कॉपीराइट भी होते हैं, ठीक है, एग मार्क भी दिया जाता है और हॉलो मार्क भी दिया जाता है। लोगो भी जो है कंपनियां पेटेंट करा लेती हैं, और जो है GI टैग भी दिया जाता है। GI टैग किसी स्पेशल लोकेशन में मिलता है। जैसे दार्जिलिंग में चाय की बहुत फेमस है, दार्जिलिंग को जो है GI टैग में डाला गया है, मतलब वहाँ पे जो है उस चाय की असली क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। कई सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों को सिक्योर करती है कि उनको एक अथॉरिटी मिले, एक ऐसा ब्रांड का मोहर लग जाए जिससे जनता को भरोसा हो जाए कि इसके सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड सही है। अंत में जो है इस वीडियो की समाप्ति होती है और पांचों चैप्टर मैंने लगातार बैठे बैठे आपके 2 घंटे में 5 चैप्टर खत्म कर दिए, यानी कि 120, यानी कि अगर देखा जाए तो 25 मिनट अप्रॉक्स मैंने आपके सभी चैप्टर में लिए हैं। किसी में ज़्यादा लिया होगा, किसी में कम लिया होगा, लेकिन 2 घंटे मैंने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और आपकी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो गई क्लास 10th लेवल की। तो कितना बेहतरीन प्रयास मैंने जो है आपके लिए किया है। मैंने आपको बेवकूफ़ बनाने से, देखिए मैं वीडियो लंबे लंबे बना सकता हूँ और आपको जो हूँ फर्जी के जो है चीज़ें लिखवाने में, उधर करवाने में कर सकता हूँ,
बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं आपकी टाइम की वैल्यू करता हूँ और आपको फालतू की चीज़ों में बिंदाता नहीं हूँ, वरना मैं भी घंटों की वीडियो जो ले सकता हूँ कि उसमें लिखाई का उसमें टाइम चला जाता है। आप वीडियो की लंबाई पे मत जाया कीजिए, आप वीडियो की क्वालिटी पे देखिए कि क्वालिटी क्या मिल रही है, वीडियो की क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, इस पे जाया कीजिए। लंबा वीडियो बनाने वाला इससे नहीं, क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी मैटर करती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पे मैंने आपकी कई सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। अगली चीज़ किस चीज़ पे चाहिए, अगले टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए, यदि आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक अच्छी सी कमेंट और कर दें जो अभी आपको इस वीडियो में पार्ट पसंद आया हो। धन्यवाद।